हाँ भाई, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, कन्फर्मेशनल एनालिसिस का पार्ट हमारा चल रहा था स्टीरियो केमिस्ट्री के इस लेक्चर में, और प्रीवियस क्लास में हमने कन्फर्मेशन की कुछ बातें करी थी, लेकिन आज मैं कन्फर्मेशन को उसको बढ़ाऊं उससे पहले ये दो सवाल हमारे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको जो 10 एग्जाम्पल दिए थे उसमें 8 एग्जाम्पल तक हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। अब 9 और 10 दो एग्जाम्पल हमारे बचे हैं, एक बार उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम हमारे कन्फर्मेशन एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, राइट। देखिए, इन एग्जांपल्स में मैंने आपसे क्या पूछा था कि दिए गए इस कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर एक टेट्राडेंटेट लिगेंड लगा है और दो मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं, इसके आपको कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं, कुल डायस्टीरियोमर्स बताने हैं, करेक्ट। इसके अलावा कुल पेयर ऑफ एनेंटियोमर, कुल रेसिमिक मिक्सचर, कुल डायस्टीरियोमर, कुल स्टीरियो आइसोमर, कुल ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, एक्सेट्रा, ये सब बातें हम लोगों को यहां पर सॉल्व करनी है। क्लियर? तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, आप लोगों ने किया होगा सभी ने, आप अपने आंसर को एक बार मैच करो, मैं आपको बता देता हूं इसको सॉल्व करके एक बार। देखिए, मैं इन एक को डिफरेंस कर सकूं अपनी वोकेबलरी के लिए, केवल हमारी जानकारी के लिए मैं इनमें डिफरेंस कर सकूं, उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले ए को A1 कह देता हूं, दूसरे बी को B1 कह देता हूं, फिर B2 कह देता हूं, फिर इसको A2 कह देता हूं। क्लियर? A1 B1 B2 A2, ये मैं इसको नाम दे देता हूं। ओके, अब मैं इसके सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के शुरू करता हूं। तो बताइए, इस टेट्राडेंटेट लिगेंड के अंदर जो पहले दो एटम है, दैट इज A1 एंड B1, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर आएंगे? तो हम कहेंगे नहीं, बिकॉज इन द केस ऑफ द पॉलीडेंटेट लिगेंड द एडजेसेंट डोनर एटम नेवर लाइज trans with respect to each other, it always lies cis with respect to each other। इसका मतलब A1 and B1 कभी भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमें ट्रांस पे नहीं लगाने हैं। अब कौन बच गया? A1 के बाद B2, यानी A1 और B2 को मैं ट्रांस पे लगा सकता हूं। ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। क्लियर भाई? हम ये जानते हैं कि A1 और B1 ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट डोनर एटम। इसके अलावा ये B1 और B2 भी आपस में क्या है? एडजेसेंट डोनर एटम। और उसके बाद में ये B2 और A2 भी आपस में क्या है? एडजेसेंट डोनर एटम। हमारे को पता है, और एडजेसेंट डोनर एटम हम कभी भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस पे नहीं लगाते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस स्टीरियो के साथ आते हैं, हमारे को पता है। अब अपने को पता है A1 और B1 तो ट्रांस पे नहीं लगा सकते, बट A1 के साथ ऑब्वियसली मैं B2 तो ट्रांस में लगा सकता हूं। करेक्ट, ये A1 के साथ B2 ट्रांस में लगाया मैंने, उसके बाद A1 के साथ B2 मैंने फिर से लिखा, और A1 के साथ B2 मैंने फिर से लिखा। हमारे को पता है हम 3 बार ऐसा लिखते हैं, A1 B2 A1 B2 A1 B2। अब क्या क्या बच गया? अब इसमें बच गया B1 A2 E एंड F, यही तो बच गया। अब हमारे को केवल ये देखना है कि इन्हें हम स्क्वायर प्लेनर पोर्शन के अंदर जब अरेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो क्या सिखाया था? B1 के साथ B1 को फिक्स कर दो, ये लीजिए B1 को मैंने फिक्स कर दिया, और B1 के साथ आप जस्ट आगे A2 को एक बार ट्रांस में लगा दो, लगा सकते हैं हम लोग, फिर B1 के साथ E को ट्रांस में लगा दो, फिर B1 के साथ F को ट्रांस में लगा दो। याद रखना, ये B1 और B2 केवल हमने हमारे डिफरेंस के लिए लिख रखे हैं। थोड़ी देर बाद में ये 1 2 सब हटा दूंगा, फिर हमारे को चेक करनी पड़ेगी हर बात। क्लियर? अब देखिए, A1 B2 ये आ चुके, अब E और F एक दूसरे के ट्रांस में आ गया, A1 आ गया, अब इसके अंदर A2 नहीं आया अभी, तो A2 के साथ F ट्रांस में आ जाए। अब यहां देखो, A1 के साथ ये A2 अभी नहीं आया, और ये E हो गया। ये लीजिए, ये मैंने यहां पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस कंपाउंड के बना लिए हैं। करेक्ट, ये लीजिए, ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां तक मैंने बनाए, जिनमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिपीट नहीं हो रहा है। अब मैं A1 के साथ B2 तो रख चुका हूं, अब मैं A1 के साथ किसको ट्रांस में रख सकता हूं? A2 को रख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? A1 के साथ A2 को ट्रांस में लगाऊंगा, तो A1 के साथ A2 ट्रांस में आ गया, ये लीजिए, और यहां भी A1 के साथ A2 ट्रांस में आ गया, और यहां भी A1 के साथ A2 ट्रांस में आ गया है। इज इट क्लियर? ये A1 के साथ A2 ट्रांस में आ चुका है। अब A1 के साथ A2 ट्रांस में लगाने के बाद क्या बच गया? B1 बच गया, B2 बच गया, E बच गया, और F बच गया। B1 B2 E और F। अब B1 के साथ क्या मैं B2 ट्रांस में लगा सकता हूं? अगर मैंने B1 के साथ B2 ट्रांस में लगा दिया तो भाई अनर्थ हो जाएगा, ये गलती हो जाएगी बहुत बड़ी, बिकॉज ये एडजेसेंट डोनर एटम है और इन्हें मैं ट्रांस पे नहीं लगा सकता। तो हटाओ भाई साथ के साथ ही,
यहाँ इसको हम नहीं कर सकते। अब मैं B1 के साथ क्या लगा सकता हूँ, मैं B1 के साथ ट्रांस में किसको लगा सकता हूँ, मैं E को लगा सकता हूँ और मैं F को लगा सकता हूँ। अब बच क्या गया वो लगा दो। यहाँ बच गया एक तो B2, तो B2 के साथ तो F लिख दो और यहाँ भी B2, B2 के साथ E को लिख दो। क्या ये पहले आया है ज्योमेट्रिकल इनमें से कोई भी, तो हम कहेंगे नहीं, इनमें से पहले कोई ज्योमेट्रिकल अभी तक नहीं आया है। ये चीज हम कहेंगे अभी तक नहीं आया है। क्लियर। अभी याद रखना कि यहां पर कुछ बातें हमारे को समझनी पड़ेंगी। ओके, कि कोई ज्योमेट्रिकल रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। क्लियर। जैसे ये 1 और 2 चीजें हटेंगी ना, तो आपको कुछ अलग ही नजारे नजर आएंगे। अभी केवल मैं यहां पर कौन किसके ट्रांस में आ सकता है इनमें मैं फर्क कर सकूं, इसलिए मैंने 1 और 2 लगा रखे हैं। बस अभी केवल वो देखते चलना आप लोग। ओके, आगे देखो, मतलब इसमें बड़ी गजब गजब की बातें अभी आपको नजर आएगी। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। देखो, अब मैं यहां पर ए के ट्रांस में कौन रखूंगा, A1 के ट्रांस में A2 रख चुका हूं। अब मैं E रखूंगा तो A1 के साथ E ट्रांस में आ गया, फिर A1 के साथ मैं E ट्रांस में लगाऊंगा, फिर मैं A1 के साथ E ट्रांस में लगाऊंगा। A1 के साथ E ट्रांस में आ गया। अब क्या बच गया, P1 बच गया, B2 बच गया, A2 बच गया, F बच गया। अब मैं B1 के साथ B2 ट्रांस में लगाऊंगा एक बार तो भाई ये काम तो मैं नहीं करूंगा, हमारे को पता है तो बिल्कुल बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ये काम नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर B1 के साथ B2 तो रख नहीं सकता, तो मैं B1 के साथ किसको ट्रांसफर रख दूंगा, अब A2 को रख दूंगा, और फिर एक बार B1 के साथ किसको रख दूंगा, F को रख दूंगा। अब यहाँ बच क्या गया, A1 A2 हो गया, B1 ये B2 हो गया, B2 के साथ F आ गया A1, और यहाँ पर ये एक तो A2 रह गया और एक B2 रह गया। ये लीजिए, ये ज्योमेट्रिकल बना दिए हमने। क्लियर। अब हमारे को देखना है ये ज्योमेट्रिकल क्या पहले कहीं आए होंगे क्या, नहीं भैया, पहले कहीं आए भी होंगे तो बाद में देख पाएंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अभी 1 2 ये लग रहे हैं, ये 1 और 2 जब साफ होंगे ना, तब चीजें रिपीट हो रही हैं या नहीं रिपीट हो रही, ये हमें पता लगेगा। और ये बात समझ में, चलिए तो देखिएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर एक और पॉसिबिलिटी, और वो है A1 के साथ F, A1 के साथ F और A1 के साथ F। ये लीजिए, ये हम लोग देखते हैं। राइट। अब हमारे को देखना है A1 के साथ F तो आ चुका, क्या बच गया, ये बच गया अब B1, B2, A2 और E। बताइए क्या B1 के साथ मैं B2 को लगा सकता हूं ट्रांस में, तो हम कहेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एडजेसेंट डोनर एटम है। उसके बाद बताइए क्या बच गया, इसके बाद बच गया B1 के बाद A2। ये लीजिए, ये B1 के साथ मैं A2 लगाऊंगा और B1 के साथ मैं E लगाऊंगा। करेक्ट। अब यहाँ क्या बच गया, A1 हो गया, B1 हो गया, A2 भी हो गया, यहाँ B2 बच गया, B2 के साथ E रह गया, और यहाँ क्या बच गया भैया, यहाँ बच गया A1, ये B1 हो गया, ये रह गया आपका A2 और ये B2। ये लीजिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसो मैंने इसके अंदर और बना लिए हैं। करेक्ट। ये मैंने यहां सारे पॉसिबल ज्योमेट्रिकल एक बार बना लिए, लेकिन यहां अभी हमारे को कहीं कोई ज्योमेट्रिकल रिपीट हो रहा है क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो बताइए, ये 1 और 2 केवल मैंने इसलिए लिखे थे अभी तक कि मैं आपको ये बता सकूं कि A1 के ट्रांस में B1 नहीं आएगा, बट A1 के ट्रांस में B2 तो आ सकता है। क्लियर। इसलिए मैंने 1 और 2 लिखे थे, बट एक्चुअली है तो ये B ही, कोई B1 और B2 अलग अलग थोड़ी है, B है यार। करेक्ट। तो मैं अब यहां पर ये 1 और 2 का जो कंफ्यूजन है ना, सबसे पहले वो कंफ्यूजन खत्म करता हूं, ताकि आपको बात समझ में आए। आप समझना कि क्या यहां पर किस तरीके से हम लोग बात को कह रहे हैं। ये पॉसिबल ज्योमेट्रिकल मैंने बता दिए, जो हर प्रकार का ज्योमेट्रिकल यहां पॉसिबल है। क्लियर। अब इनमें से कुछ ज्योमेट्रिकल जो है ना, वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट। क्लियर। पहले तो वो रिपीट होने वाले ज्योमेट्रिकल है ना, वो मुझे हटाने पड़ेंगे। देखो मैं कैसे हटाता हूं, देखो उसके लिए मैं यहां 1 और 2 का ये जो कंफ्यूजन है ना, वो एक बार यहां खत्म करता हूं, है ना। एक बार मैं इस 1 और 2 का कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं, जरा देखेंगे। देखो ये 1 खत्म करते हैं, ये 2 का कंफ्यूजन खत्म करता हूं। 1 2 1 2, ये 1 ये 2, 1 1 2 2, ये
ये लीजिए, ये 1 और 2 का हमने सबसे पहले कंफ्यूजन ही खत्म किया, करेक्ट। अभी ये भी रह गए 2, बस ये सारा 1 2 का कंफ्यूजन खत्म हो गया है। अब आप ध्यान से देखो कि इनमें से वो कौन कौन से ज्योमेट्रिकल है जो रिपीट हम लोगों को दिख रहे हैं। अगर कोई ज्योमेट्रिकल रिपीट हो रहा है तो वो हमारे को काटने हैं। देखो शुरू में देखो ए बी ट्रांस में है, बिल्कुल ए बी ट्रांस में है, फिर ए बी ट्रांस में है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ई एफ बिल्कुल अलग हो गया। अब इधर देखो, ये बी के साथ ई, बी के साथ एफ, ए के साथ एफ और ए के साथ ई, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। आगे आ जाओ, अब यहाँ ए और ए ट्रांस में है, तो बिल्कुल यहां पर अगर हम देखें तो ए और ए ट्रांस में है, तो इनके साथ तो मिलाने की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ मिलाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं इन दोनों को जब आपस में देखता हूं तो मेरे को क्या नजर आता है, देखिए ए बी के साथ ई, बी के साथ ई, बी के साथ एफ, बी के साथ एफ। कुछ मतलब समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये और ये ज्योमेट्रिकल अलग अलग हुए, ये और ये ज्योमेट्रिकल अलग अलग हुए। याद रखिएगा यहां पर बी के साथ ई ट्रांस में, बी के साथ ई ट्रांस में, बी के साथ एफ ट्रांस में, बी के साथ एफ ट्रांस में। इसका मतलब मेरे को एक ज्योमेट्रिकल यहां पे काटना पड़ेगा। मैंने एक रिपीट काट दिया बिकॉज ये वही है जो ये है, राइट। हटाओ यहां पर। अब मैं यहां पर देखता हूं ए के साथ ई, ए के साथ ई, ये बी ए का मतलब ए बी, तो देखो ये दोनों एक ही चीज है। बी ए बी ए बी एक ही चीज है, बी एफ, इसका मतलब मैं इसको भी काटूंगा बिकॉज ये वही है जो ये है। अब मैं इस पर आता हूं, ए एफ, क्या ए एफ पहले आया है? ध्यान से देखो भैया, नहीं, ए एफ यहां पर आ रखा है, इसका ध्यान रखेंगे। ये ए एफ ये रहा, ए एफ, बी ए एफ, ए बी ई, इसका मतलब ये वही है जो ये है। काटो इसको, फिर इसको मिलाओ, ये कहीं आया है क्या पहले? इसको मिलाते हैं हम लोग, इसको भी चेक करेंगे, ये भी पहले आ रखा है क्या? यस, ये रहा ए ई, बी एफ, ए बी ए, ये भी कट जाएगा, ये भी आ चुका है। इसको चेक करेंगे, ये पहले आ रखा है क्या? ए एफ चेक करेंगे आप, यस ए एफ ये रहा, बी ये रहा, ए बी ये रहा, यानी ये भी आ चुका है। इसका मतलब एक्चुअली इस कंपाउंड के जब हम जीआई देख रहे हैं तो केवल और केवल जीआई कितने मिले हैं? 4, 1 2 3 और 4, केवल ये जीआई हम लोगों को मिल रहे हैं। ये रिपीट नहीं हो रहा, पहले कहीं भी नहीं है क्योंकि 2 ए ट्रांस में है, और इनमें भी हमें कोई आपस में रिपीट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड के कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस कंपाउंड के कुल जियोमेट्रिकल आइसोमर केवल 4 बनेंगे। यानी हम ये कहेंगे इस कंपाउंड के, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आपको ये लगेगा सर ये ए बी तो एडजेसेंट है। अरे भाई, ये ए बी एडजेसेंट नहीं है बिकॉज ये ए बी, ये वाला ए बी नहीं है, ये बाद वाला ए बी वाला है, जो कि मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था 1 और 2 लगा के, करेक्ट। लेकिन अब 1 और 2 हट गए हैं तो आपको ऐसा लगता है ट्रांस में है, लेकिन वो ट्रांस में जो मैंने लगाए हैं वो पहला वाला बी नहीं है, वो बाद वाला बी है, क्योंकि मैंने नंबरिंग डाल रखी थी उसके अंदर। क्लियर? अब वो नंबरिंग मैंने हटाई क्यों? क्योंकि रिपीट होने वालों को मैं काट सकूं। क्लियर? पहले तो मैंने इसलिए नंबरिंग लगाई ताकि कौन ट्रांस में आएगा कौन नहीं आएगा आप ये पता कर सकें। फिर मैंने नंबरिंग इसलिए हटाई ताकि रिपीट होने वालों की पहचान कर सके। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं इस कंपाउंड के कुल ज्योमेट्रिकल कितने बना चुका हूं? A इक्वल्स टू टोटल ज्योमेट्रिकल 1 2 3 और 4, और मैंने आपको सिखाया है जितने ज्योमेट्रिकल होते हैं उतने ही डायस्टीरियोमर बोले जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यानी कुल डायस्टीरियोमर भी इस कंपाउंड के कितने होंगे? 4। तो कुल ज्योमेट्रिकल कितने? 4। कुल डायस्टीरियोमर कितने? 4। अब इसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जरा मैं इसकी चर्चा कर देता हूं एक बार। देखो भाई, यहां पर आप देखो, अगर मैं यहां फर्स्ट में देखूं क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, तो देखो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी। कैसे लगेगी? ई और एफ मैंने यहां ट्रांस में लगाया, ई और एफ ट्रांस में है, और स्क्वायर प्लेनर पोर्शन में कौन है? ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, और ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे चेक करो वापस से देखो, ये आपका स्क्वायर प्लेनर पोर्शन है और इसमें लगा रखा है ए के बाद बी, यानी मैं कह दूं A1 B1 फिर B2 फिर A2। क्लियर? तो A B B A, तो यहां ये ब्रिज और ये आपका E और F, और मैंने कहा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड के अंदर लगेगी। तो इसका मतलब पहले कंपाउंड के अंदर प्लेन प्रेजेंट है। पहले कंपाउंड के अंदर मैंने क्या बोला? सिग्मा
प्रेजेंट है, और अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं बात करूं क्या दूसरे में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम कहेंगे नहीं। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हम कहेंगे नहीं। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अब एक बार को ऐसा लगता है, स्टूडेंट को लगता है ए ट्रांस में आ गया सर, लेकिन ये जो ए और ए ट्रांस में है, इस बात को आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि ए और ए ट्रांस में है ना, इसको ब्रिज फॉर्म में दिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये ए और ए एक पॉलीडेंटेड लिगेंड का पार्ट है। तो क्या मैं इसको किस प्रकार से 3D में लगाऊं कि मेरे को प्लेन नजर आए, तो देखो क्या यहां प्लेन है क्या, हम जरा देखते हैं। देखिए मैंने कहा ये ए और ए, मैं ऐसे करता हूं, यहां लगाता हूं, क्लियर, ये दोनों ए मैंने यहां लगाया क्योंकि तभी मैं ये प्लेन देख सकता हूं। ये ए और ए मैंने यहां लगाया, और ई और एफ, ए और ए तो यहां है, समझना बहुत ध्यान से, ए और ए तो यहां है। या मैं एक ऑक्टाहेड्रल आपको लेके बता देता हूं ताकि आप लोगों की बात समझ में आ जाए। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये अपना एक ऑक्टाहेड्रल हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूं ये दोनों ए और ए है, ये अपना ए और ए है, करेक्ट, ये दोनों अपने ए और ए हो गए। अब मैं कहूं ये 90 डिग्री वाले, ये अपने क्या है, ई और एफ, इसको तो हटाओ आप, ये तो ई और एफ है, ई और एफ, ये लीजिए, ये तो अपने ई और एफ हो गए, करेक्ट, ये दोनों ए हो गए। अब इस ए के साथ ये बी है, इस ए के साथ ये बी है, करेक्ट, और इस बी के साथ ये बी है, ये ए के A1 के साथ B1, B1 के साथ ये B2, और B2 के साथ इधर आपका एक और ये ब्रिज है। आप समझो एक ब्रिज इधर है, क्लियर, लेकिन एक ब्रिज इधर है, या ऐसा समझो एक ब्रिज ऐसे है, ये एक ब्रिज इधर है और एक ब्रिज इधर है और एक ब्रिज ये है। तो जब आप ये प्लेन लगाओगे ना, ये तो इधर की मिरर इमेज इधर नहीं दिखेगी, इधर की मिरर इमेज नहीं दिख सकती इधर, बिकॉज ये ब्रिज इधर है और वो ब्रिज उधर है। इसका मतलब आपका ये प्लेन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट। तो आपको ये सिमिलर जो दो ए दिख रहे हैं, ये एक्चुअली पॉलीडेंटेड लिगेंड का पार्ट है, इसलिए हम कहेंगे इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर भी नहीं है, तो इसका मिरर इमेज बनेगा। यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मिरर इमेज इसका भी बनेगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी नहीं है, मिरर इमेज यहां भी बनेगा, क्लियर। तो इसका भी एक एरेंजोमर एग्जिस्ट करेगा, इसका भी करेगा और इसका भी करेगा, क्लियर। तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे। तो हमसे कोई पूछे टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं या टोटल एरेंजोमर कितने हैं, तो हम नाम देंगे 6, क्लियर। उसके बाद कोई हमसे पूछे बताइए कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कितने हैं, हम कहेंगे 1। हमसे कोई पूछे कुल पेयर ऑफ एरेंजोमर कितने हैं, तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। पेयर ऑफ एरेंजोमर 3 होंगे। और उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कुल डायस्टीरियोमर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कुल डायस्टीरियोमर 7 इसके अंदर कहे जाएंगे। तो ये मैंने इस कंपाउंड के कुल ज्योमेट्रिकल या कुल डायस्टीरियोमर या कुल पेयर ऑफ एरेंजोमर ये सब कुछ यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये दिया था, ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये दिया था, ये लीजिए MAA BB और CC, ये लीजिए, ये मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, जिसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड AA है, एक बाइडेंटेड लिगेंड BB है और एक बाइडेंटेड लिगेंड CC है। और हमारे को ये बताना है कि इस कंपाउंड के कुल ज्योमेट्रिकल कितने हैं या कुल डायस्टीरियोमर कितने हैं, ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ पता करना है, क्लियर। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं ए के साथ ए ट्रांस में नहीं लिख सकते, बट हाँ हम ए के साथ बी, यानी इस ए के साथ इधर का बी ट्रांस में लिख सकते हैं। ये लीजिए ए बी और ये ए बी लिख दिया। अब ए के साथ बी ट्रांस में आ गया, क्या बच गया, ए बी सी सी। फिर मैं ए के साथ बी लिखूंगा, फिर मैं ए के साथ सी लिखूंगा, फिर मैं ए के साथ सी लिखूंगा, तो ये वही बनेगा, तो ये बनेगा, तो मैं इसको काट दूंगा, क्लियर। तो मैं यहां इसको काट देता हूं बिकॉज ये एक्चुअली रिपीट हो रहा है। अब मैं आगे की बात करता हूं, राइट। चलिए अब इसमें बचा हुआ क्या है, इसके अंदर बच गया ए बी बी, ये लीजिए सी सी, ये लो भैया। उसके बाद यहां क्या बच गया, ए
ये तो हो गया आपका, एक बी बच गया और एक सी बच गया। ये लीजिए, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब मैं अगर इस ए के साथ अगला वाला बी भी लिखूं तो भी वही बनने वाला है जो ये बनने वाला है, तो मैं क्यों लिखूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं ए के साथ ये अगला वाला सी लिखता हूं, तो मैं यहाँ ए सी और ए सी ये लिखूंगा और नजर रखूंगा इस पर कहीं इनमें से कोई रिपीट ना हो रहा हो। क्लियर, यानी ये वाला कहीं रिपीट ना हो रहा हो, इस पर मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब ए के साथ सी आ चुका है, ट्रांस में बच क्या गया, ए बी बी सी। मैं ए के साथ बी रख सकता हूं ट्रांस में, फिर ए के साथ अगला वाला बी भी रख सकता हूं। इसका मतलब ये वही बनेगा जो ये है, तो मैं इसको काटूंगा, इस चीज को काटूंगा मैं, और उसके बाद में मैं ए के साथ ये बी, फिर ए के साथ अगला बी है ना, फिर ए के साथ ये सी, तो ये रिपीट हो रहा है, कट गया। अब यहां पर देखिए क्या बच गया, ए, अब यहां बच गया एक बी और एक सी। यहां क्या बच गया, यहां बच गया बी और बी। ये ज्योमेट्रिकल और हो गए। अब मैं देखूंगा क्या ये रिपीट हुआ है, तो मैं कहूंगा यस ये रिपीट हो रहा है। देखिए ए सी, ए बी, बी सी, तो ये रिपीट हुआ है, इसको भी हम काटेंगे। और ये नहीं, ये पहले नहीं आया, ये कुछ नया है। अब मैं इस ए के साथ ये सी रख चुका हूं, अब मैं इस ए के साथ ये वाला सी भी ट्रांस में रखूंगा, तब भी यही बनेंगे, तो मैं यहां और कुछ रिपीट नहीं करूंगा। बस जो होना था वो हो गया। इसका मतलब इस कंपाउंड के कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए, तो मैं कहूंगा कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 है और कुल डायस्टीरियोमर भी 3 है। अब मैं ये पता करूंगा कि इनमें से कौन सा डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर, चलिए तो आप देखिएगा यहां पर कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। अब देखो क्या ये ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, चलो मैंने लिख तो दिया है ना, आप में से एक जना भी ये चीज नहीं कह रहा है मेरे को। ओके, क्या मैं ये चीज कह सकता हूं, क्या यहां पर क्या ये चीज पॉसिबल है, या इनमें से मैंने ये भी देखा कि कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी तो ध्यान रखना था हमारे को। क्लियर, तो आप लोगों को ये चीज बतानी है ना मेरे को, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। देखो क्या यहां पर बी और बी ट्रांस के अंदर आएगा, हम कहेंगे एडजेसेंट डोनर एटम है, नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में। अब अगर मैं आपसे ये कहूं क्या यहां पर सी और सी ट्रांस में आएगा, हम कहेंगे एडजेसेंट डोनर एटम है, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका केवल और केवल एक और एक, केवल यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। और अब मैं इसमें करूंगा क्या, किसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हम कहेंगे नहीं, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक ही ज्योमेट्रिकल है, एक ही डायस्टीरियोमर है, और इसके अंदर एक ज्योमेट्रिकल एक डायस्टीरियोमर, ये चीज तो हमने बना ली है। उसके बाद बताइए मुझे ए बी, ए सी और पी सी, इसके बाद इसके अंदर कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं, तो ये और इसकी मिरर इमेज, ये लीजिए कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 हो गए। उसके बाद बताइए इसके अंदर कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, 0 है। कुल पेयर ऑफ एनेंटियोमर 1 और कुल स्टीरियो आइसोमर 2। ये लीजिए इस कंपाउंड के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, चलिए उतारो आप लोग फटाफट इसको। चलिए जी, अब देखिएगा आप लोग, अब आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। 10 एग्जाम्पल हो गए, ये चीज आप करके रख लेना। इसको मैंने क्या किया, एक ट्राइडेंटेट लिया ए बी सी, और ऐसे ट्राइडेंटेट मैंने यहां 2 लिए। आपको इस कंपाउंड के कुल ज्योमेट्रिकल, कुल डायस्टीरियोमर, कुल ऑप्टिकली एक्टिव, कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सारे आइसोमर्स बताने हैं। कुल स्टीरियो आइसोमर, ये सब कुछ आप मुझे बताओगे। याद रखना मैंने इसके अंदर 2 ट्राइडेंटेट एक जैसे लिगेंड ले रखे हैं। देखिएगा ए बी सी, इसका मतलब आपको क्या करना है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि जब आप यहां दोनों ट्राइडेंटेट को लिखोगे, याद रखना वो ऐसे लिखे जाएंगे। और आपको एक बात का ध्यान रहे कि आप इस ए के साथ ये वाला बी तो ट्रांस में नहीं रख सकते, बट इस ए के साथ इधर वाला बी ट्रांस में रख सकते हो। तो इसलिए आप इसको नंबरिंग करके कर लेना 1 1 1 1 1 1 के बाद इसको 2 2 2। क्लियर, यानी ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट में ये 1 1 1 2 2 2 हटा लेना, ताकि रिपीट होने वालों को काट सकें आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में क्लियर, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। बाकी 1 और 2
ये चीज आप लोग करके करोगे तो बड़े ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का ये। तो दो ट्राइडेंटेड लिगेंड जब प्रेजेंट होते हैं एक जैसे, तब आपको बताना है कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको। चलिए जी आगे देखिएगा। अब आप लोग देखो, अब मैं बात करता हूं, वापस से आता हूं कन्फर्मेशनल एनालिसिस पर। ओके, या आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 सवाल थे जो मैंने आपको करके बता दिए हैं। अब कन्फर्मेशनल एनालिसिस के अंदर मैं आगे बढ़ता हूं। पिछली क्लास में हमने, है ना, जब भी कभी हम ये कहते हैं कि किलेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरेक्टिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वाले ग्रुप्स लगाने वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, आयन आयन इंटरेक्शन, डाइपोल आयन इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताने वाले ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं कंपाउंड्स के अंदर, तो फिर गॉशे इंटरेक्शन जो होती है, गॉशे फॉर्म जो होती है, वो एज ए मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करने लगती है। और ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पिछली क्लास के अंदर किए थे। क्लियर? आज मैं अब आप लोगों से जो डिस्कशन कर रहा हूं सबसे पहले वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बोनाइल। मैं कार्बोनाइल्स की कन्फर्मेशनल एनालिसिस आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ conformational analysis of carbonyl compound। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो भाई, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर मैं ये कह दूं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब हो गया कि यहां हम कंफर्मेशन जिस कंपाउंड के लिए कर रहे हैं वहां एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बॉन्ड के बीच में मैं कंफर्मेशन की बात करने वाला हूं। मैंने कहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच के बॉन्ड पर मैं कंफर्मेशन की बात करने वाला हूं। और मैं इसके अंदर सबसे पहले जो एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो करूंगा एसिड एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल, और उसके बाद में प्रोपेनॉल। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, मतलब इसमें कंसेप्ट हम बनाएंगे और फिर उस कंसेप्ट को हम एल्कीन पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एसिड एल्डिहाइड की। एसिड एल्डिहाइड, करेक्ट, और एसिड एल्डिहाइड का ही मतलब हो गया इथेनॉल। ये लीजिए, राइट। अब आप देखिएगा यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं इनकी कंफर्मेशन एनालिसिस। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। जब भी कभी हम लोग इन कार्बोनाइल्स की कंफर्मेशन एनालिसिस को समझेंगे तो आपको यहां पर ये वाली फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं यहां कार्बोनाइल की ये एक फॉर्म बनाता हूं। ये लीजिए, ये कार्बन और यहां ये H और ये यहां वेज है और ये यहाँ डैश है और ये कार्बोनाइल पे लगा हुआ H है। क्लियर? और एक मैं यहाँ पर कार्बोनाइल की ये वाली फॉर्म बनाता हूँ। ये लीजिए, ये कार्बोनाइल और यहाँ ये H और यहाँ पर ये H और ये H डैश और इधर से ये हाइड्रोजन। क्लियर? अब याद रखना, इसके अंदर ये जो मैंने एक ये वाली फॉर्म बनाई है, ये वाली फॉर्म आप कैसे देख रहे हैं इसको समझो आप, है ना, इसको समझो आप। ये वाली जो फॉर्म है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल ट्राइगोनल प्लेनर कैसे दिखाया जा रहा है, इसको जरा आप लोग समझो। ये ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे दिखाया जा रहा है क्या? देखना, ये दोनों बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड तो ऐसे हैं और ये जो मेरा हाथ है ये ऑक्सीजन है। पता, ये ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे ही हो गया। यही तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका मिथाइल वाला पोर्शन, ये वाला मिथाइल का कार्बन, ये नीचे हाइड्रोजन और ये जो हाथ है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। अगर ये कार्बोनाइल है, क्लियर, या इस हाथ की जगह मैं आपसे ये कह दूं, ये अपना पेन ले लिया मैंने, ये लीजिए, ये मैंने पेन से बता दिया, यही तो है इस वक्त कार्बोनाइल। अगर ट्राइगोनल प्लेनर का ये कार्बोनाइल यानी ये ट्राइगोनल प्लेनर अगर ऐसे है तो बताइए अनहाइब्रिड
p ऑर्बिटल का लोब यहां पर किधर होगा, मतलब यहां पर इस कार्बन पर लगा p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन पे लगा p ऑर्बिटल, कैसे होगा? तो मैं ये कह दूं कार्बन पे लगा p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन पे लगा p ऑर्बिटल, ऐसे कुछ होगा कि देखना, ये लीजिए यहां पर ये होगा एक और एक ये होगा। स्थिति कुछ ऐसी होगी भाई लोगों, जरा ध्यान से समझना, ये ऐसी होगी स्थिति कुछ, यानी अगर ये p ऑर्बिटल कार्बन का और ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, अगर ये दोनों p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे तो बताओ पाई बॉन्ड की लोब एक सामने होगी और एक पीछे होगी। क्लियर? तो मैं केवल आपके समझ में आए बात है ना, उसके लिए मैं यहाँ वो दोनों p ऑर्बिटल्स यहाँ इस कार्बोनाइल के आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ। देखो ये p ऑर्बिटल मैंने डैश पर बनाए। डैश का मतलब मैंने आपसे कहा मैंने पीछे की तरफ इसको बनाए, और ये यहाँ वेज पर बनाए, ये लीजिए ये वेज पर बनाए, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि ये दोनों p ऑर्बिटल ऐसे हैं ताकि पाई बॉन्ड की एक लोब सामने है और एक लोब पीछे है, क्योंकि p ऑर्बिटल की लोब जिधर होती है पाई बॉन्ड की लोब भी उधर ही होती है। अगर p ऑर्बिटल की लोब सामने है तो पाई बॉन्ड की लोब भी सामने होगी और पीछे होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया। करेक्ट? अब आप ध्यान से देखना, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन राइट, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक्लिप्स्ड है। अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक्लिप्स्ड है, ये हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ अगर एक्लिप्स्ड है, तो मैं इस कन्फर्मेशन को नाम देता हूं एक्लिप्स्ड। क्या नाम देता हूं? एक्लिप्स्ड। और ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के साथ एक्लिप्स्ड नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन के ऑपोजिट साइड है, तो मैं इसको नाम देता हूं बाइसेक्ट। इसको क्या नाम देता हूं? बाइसेक्ट। ये दो प्रकार की कन्फर्मर मैंने यहां पर ड्रॉ करके आपको बताई, एक एक्लिप्स्ड और एक बाइसेक्ट। और मैं जो कह रहा हूं समझना, इस बाइसेक्ट में भी कहानी वही है। मतलब कौन सी कहानी? कि यहां ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल की लोब और ये p ऑर्बिटल की लोब ऐसे है कुछ। आ रही है मेरी बात समझ में? करेक्ट? अब आप बहुत ही ध्यान से समझना, बड़े ही काम की चीज बताने वाला हूं, जरा देखना आप लोग। यहां पर ये जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल, इस कार्बोनाइल पर लगे p ऑर्बिटल सामने की तरफ है, ये p ऑर्बिटल की लोब सामने की तरफ है और दो लोब पीछे की तरफ है। इसके p ऑर्बिटल की एक लोब सामने, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल की एक लोब सामने और दोनों की एक एक लोब पीछे। इसका मतलब ये दो लोब सामने वाली मैंने आपको बना के बताई, ये सामने की तरफ है। क्लियर? अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन है, इसके साथ ये दोनों, ये लीजिए ये वाले ग्रुप हैं। ये ग्रुप कौन है? ये कार्बन है। करेक्ट? और ये भी कौन है? ये वाला आपका हाइड्रोजन है। क्लियर? अब मैं इसके साथ एक टेट्राहेड्रल जोड़ के रखता हूं। जरा टेट्राहेड्रल को जब मैं लगाऊंगा तब क्या होता है, जरा देखना, बहुत काम की चीज है। देखो आप लोग, टेट्राहेड्रल को मैं यहां पर लगा के बताता हूं। देखो ये टेट्राहेड्रल मैंने यहां पे लगा के बताया। देखो आप लोग, ये टेट्राहेड्रल मैंने आपको लगा के बताया। क्लियर? ये लीजिए, बहुत ध्यान से देखना भाई, ये टेट्राहेड्रल लगा के बताया मैंने। ओके? अब आप देखिएगा, यहां पर ये ट्राइगोनल प्लेनर था, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन के साथ p ऑर्बिटल की एक लोब थी। देखना आप, करेक्ट? ये p ऑर्बिटल की लोब थी, है ना, और ऐसे की ऐसी एक लोब इधर भी है, ध्यान रखना। और ये यहां, ये लीजिए, ये तो आपका हाइड्रोजन आ गया, ये जो पकड़ रखा है तो हाइड्रोजन है। और देखो ये जो है, ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं। इसको ऐसे समझो, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे कह दूं, है ना, ये लीजिए। और यहां पर भी मैं एक पेन ही ले लेता हूं। अब समझना, देखो ये स्थिति है। ओके? ये आपका कार्बन ये वाला आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाला, ये कार्बन हाइड्रोजन है,
ये कार्बन ऑक्सीजन है और ये आपका ये पी ऑर्बिटल है, और इसके साथ ये मैंने ये लीजिए, ये आपको मैंने ऐसे बताया ग्रुप, ये स्थिति है। अब आपको जो मैं कह रहा हूं समझना, इधर के जो हाइड्रोजन्स हैं ये व्हाइट वाले हाइड्रोजन्स हैं, और इधर के व्हाइट वाले जो हाइड्रोजन्स हैं इनकी डायरेक्शन बिल्कुल उसी तरफ है जिस तरफ की डायरेक्शन, देखो जिस तरफ की डायरेक्शन मैंने ये पी ऑर्बिटल की लोब्स ले रखी है। ध्यान से देखो, ये दोनों डायरेक्शन एक जैसी हैं। देखो ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, इन दोनों की हाइड्रोजन की जो डायरेक्शन है वो वही है जो डायरेक्शन यहां पर इन पी ऑर्बिटल की लोब्स की है, ये पी ऑर्बिटल की लोब, करेक्ट। तो होगा क्या, इस हाइड्रोजन और इस पी ऑर्बिटल की लोब के अंदर रिपल्शन होता है, यानी पाई बॉन्ड की लोब और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होगा, और इधर से पीछे भी ये जो हाइड्रोजन है पीछे वाला, उसका पीछे की लोब से रिपल्शन होता है, और आगे की हाइड्रोजन का आगे की लोब से रिपल्शन होता है। इसलिए बाइसेक्ट फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी इस रिपल्शन के कारण बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? इस प्रकार की 3D को जरा समझो आप लोग, ये समझो, ये बाइसेक्ट फॉर्म है, और जैसे मैं एक्लिप्स करता हूं, ये लीजिए ये एक्लिप्स, तो ये दोनों हाइड्रोजन मेरी तरफ आ गए, ये दोनों हाइड्रोजन देखो मेरी तरफ आ गए, तो ये रिपल्शन कम करेंगे क्योंकि ये मेरी तरफ आ गए, ये इस तरफ आ चुके, लेकिन ये उसी तरफ जा रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जिधर पी ऑर्बिटल की लोब्स हैं। देखो जब आप इसको ऐसे लेते हो तो ये हाइड्रोजन किधर गए, वापस से उसी तरफ गए जिधर पी ऑर्बिटल की लोब है, और जब ये ऐसे होता है हाइड्रोजन, यानी कि एक्लिप्स कर दिया मैंने ग्रीन कलर को, तो ये दोनों हाइड्रोजन मेरी तरफ आ गए, मतलब पी ऑर्बिटल की लोब से दूर आ रहे हैं। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं इसके अंदर, समझना कि जब ये हाइड्रोजन बाइसेक्ट फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन से दूर होता है, तो ये हाइड्रोजन पी ऑर्बिटल्स की तरफ होते हैं, यानी पाई बॉन्ड की लोब की तरफ होते हैं, तो ये इसको रिपेल करते हैं, इसलिए बाइसेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी बातें मैं एक बार आपको लिख देता हूं। देखो यहां क्या हो रहा है समझना, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, है ना, इन हाइड्रोजन्स का रिपल्शन होता है किसके साथ, इस वाले हाइड्रोजन का तो इसके साथ रिपल्शन होगा, क्लियर। और ये जो वेज वाली हाइड्रोजन्स हैं इसका रिपल्शन किसके साथ होगा, वेज वाली हाइड्रोजन का जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन इसके साथ होता है, इसके साथ। आई बात समझ में? और जो ये रिपल्शन है, इस रिपल्शन के कारण मैं क्या कहूंगा, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, इस रिपल्शन के कारण, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन potential energy of bisect form increases। और बाइसेक्ट फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो मैं ये कह दूंगा इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं दोनों फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बाइसेक्ट की ज्यादा है एक्लिप्स्ड से, क्लियर। और अगर मैं दोनों फॉर्म की स्टेबिलिटी की चर्चा कर रहा हूं, अगर मैं दोनों फॉर्म की स्टेबिलिटी की चर्चा कर रहा हूं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, एक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी बाइसेक्ट से ज्यादा होती है। तो मैं यहां स्टेबिलिटी की भी चर्चा कर लेता हूं, यहां पर मैं स्टेबिलिटी लिख लेता हूं। अगर चर्चा स्टेबिलिटी की होगी तो स्टेबिलिटी एक्लिप्स्ड की ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी बाइसेक्ट की ज्यादा है, और बाइसेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने का कारण क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये दोनों कन्फर्मर ही एसिड एल्डिहाइड के एग्जिस्ट करते हैं, एसिड एल्डिहाइड में केवल और केवल ये दो ही कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं, एक एक्लिप्स्ड और एक बाइसेक्ट। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब मैं एसिड एल्डिहाइड के बाद यहां चर्चाएं करता हूं आगे नेक्स्ट प्रोपेनल के, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर ये प्रोजेक्शन आपको समझाने के हिसाब से बता चुका हूं। एक्लिप्स्ड के अंदर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक्लिप्स्ड है और बाइसेक्ट के अंदर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऑपोजिट फॉर्म के अंदर है, क्लियर। अब मैं यहां पर
थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक्लिप्स्ड और बाइसेक्ट फॉर्म को जरा और भी दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जरा आप लोग वो भी देख लेंगे। देखिए, मैं एक्लिप्स्ड फॉर्म एक और तरीके से बनाता हूँ, देखिएगा। अगर मैं ये कह दूँ कि भाई यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये लीजिए। इस कार्बन को मैं ये कह दूं कि इसको फ्रंट वाले कार्बन से ऐसे दिखाओ, तो आप ये हाइड्रोजन ऐसे लगाओगे, ये हाइड्रोजन ऐसे लगाओगे और ये हाइड्रोजन ऐसे लगाओगे। क्लियर? और इसके जस्ट पीछे कौन है? इसके जस्ट पीछे ऑक्सीजन है और इसके जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन ऐसे है। ये वाली फॉर्म एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, ये मैं आपको कह रहा हूं। क्लियर? अब आप देखिएगा, इसी की बाइसेक्ट फॉर्म मैं कैसे बनाऊंगा। अगर मैं बाइसेक्ट फॉर्म बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको ऐसे रोटेट कर दूंगा, ये लीजिए, ये H और ये H, और इसके जस्ट पीछे कौन है? इसके जस्ट पीछे कार्बोनाइल है, ये लीजिए। कार्बोनाइल को मैं इस तरीके से बना दूंगा, ये कार्बोनाइल और ये H इसकी। करेक्ट? तो देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो। यहां पर ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये वाली जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, ये इस पाई बॉन्ड की लोब से रिपेल होती है इन द केस ऑफ द बाइसेक्ट फॉर्म। ये पाई बॉन्ड की लोब्स हैं, ये लेफ्ट और राइट हैं। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हैं कि लेफ्ट और राइट कैसे होती है, एक लोब लेफ्ट में, एक लोब राइट में, इस वक्त इस प्रोजेक्शन के अंदर। और आप देखिए, हाइड्रोजन की भी यही डायरेक्शंस हैं। तो अगर हाइड्रोजन और इन लोब्स के बीच में मैं आपसे ये कहूं कि स्टेरिक रिपल्शन है, ये लीजिए, इस हाइड्रोजन और इस लोब के बीच में, इधर से इस हाइड्रोजन और इस लोब के बीच में अगर स्टेरिक रिपल्शन होगा तो बाइसेक्ट फॉर्म की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है बाइसेक्ट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे बात कोई पूछे कार्बोनाइल की दो फॉर्म्स कौन सी होती है एसिटाल्डिहाइड की, तो आप कहोगे एक एक्लिप्स्ड होती है और एक बाइसेक्ट होती है। करेक्ट? ये मैंने एसिटाल्डिहाइड के बारे में बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। देखो भाई, ये कंफर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी, है ना? इसको कुछ नहीं करा मैंने आपसे कहा बस इस कंपाउंड को ऐसे उठा लो, इस कंपाउंड को यूं उठा लो। जो कंपाउंड मैं आपको ऐसे बता रहा था ना, ये लीजिए, ये देखो, ऐसे बता रहा था कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। देखो इधर, अभी मैं समझाऊं आपको एक बार। इसको ऐसे कर लो, राइट, और इसको ऐसे कर लो, ये लीजिए, ये ऐसे 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 तो समझा रहा था ना मैं आपको, ये लीजिए, आप समझना, ये लीजिए, ऐसे तो समझा रहा था मैं भी आप लोगों को, ये लीजिए। करेक्ट? अब मैं कह रहा हूं कि ये आपका कार्बोनाइल वाला पार्ट है, ये आपका ये है। मैं कह रहा हूं इसको आप यूं उठा लो ऐसे, ये इसको ऐसे देखो, ये जो है ना, ये पोर्शन, ये करेक्ट, ये जो चीज है, मैं कह रहा हूं इसको ऐसे देखो, तो आपको ये हाइड्रोजन ऊपर, आजू और बाजू, ये ऑक्सीजन ऊपर, H नीचे, ऐसे नजर आएगा। ये चीज ऐसे आएगी। तो जो लोब अभी फ्रंट और बैक है, फ्रंट और बैक, देखो जब आप इसको यूं देखोगे तो ये फ्रंट और बैक वाली लेफ्ट और राइट नजर आएगी। चेक करो, देखो, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे, और आपने उसको उठा के ऐसे दिखा दिया और ये आपने इसका न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया। इसको ऐसे के ऐसे ऐसे उठा के देखो तो आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर? अब मैं आप लोगों को यहां पर एसिटाल्डिहाइड के बाद मैं प्रोपेनॉल के आपको कन्फर्मर्स बना के बता रहा हूं, जरा देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दैट इज द प्रोपेनॉल। देखो, प्रोपेनॉल का क्या मतलब होता है, जरा आप लोग देखें। प्रोपेनॉल का मतलब होता है CH3, CH2 और CHO। ये प्रोपेनॉल है। और मैं प्रोपेनॉल के अंदर आपको जो कन्फर्मर्स बताऊंगा वो इस बॉन्ड के अराउंड बताऊंगा। ये याद रखना, इस बॉन्ड के अराउंड बताऊंगा। इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अराउंड मैं आपसे कंफर्मेशन यहां डिस्कस कर रहा हूं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जरा आप लोग देखना। मैं यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा हूं, देखो, बहुत काम की चीज है। मैं सबसे पहले यहां पर देखो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म बना रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो इसकी एक एक्लिप्स्ड फॉर्म मैंने ये बनाई, ये कार्बोनाइल, ये H, और एक बार मैंने इस मिथाइल को यहां एक्लिप्स्ड में रखा और ये लीजिए,
ये H रखा मैंने, और ये लीजिए ये H रखा, ये मैंने इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाया। क्लियर? यानी कि मिथाइल और कार्बोनाइल ऑक्सीजन को आपस में एक्लिप्स्ड रखा गया। क्लियर? अब एक और बात बताओ यार, इसी का एक एक्लिप्स्ड ये भी तो पॉसिबल था, समझना, एक एक्लिप्स्ड ये भी तो पॉसिबल था। ये लीजिए कि मैं इसके साथ याद रखना, इसके साथ एम एक्लिप्स्ड में ना रख के एच एक्लिप्स्ड में रख लेता, और ये लीजिए ये मिथाइल इधर बीच पे आता और ये एच डैश पे आता। बताओ, एक एक्लिप्स्ड ये भी तो पॉसिबल था। तो मैं कह दूं ये दो प्रकार के एक्लिप्स्ड मैंने यहां पर बनाए। एक एक्लिप्स्ड को मैंने ये लीजिए एक E1 नाम दे दिया, और एक एक्लिप्स्ड को मैंने यहाँ E2 नाम दे दिया। लो भैया, ये दो प्रकार की एक्लिप्स्ड है। थोड़ी देर पहले एक्लिप्स्ड यहाँ एक ही प्रकार की थी, अब यहाँ एक्लिप्स्ड दो प्रकार की हो गई। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर लगे हुए ग्रुप्स अब एक जैसे नहीं है, बल्कि दो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। पहले तो सारे के सारे हाइड्रोजन थे, तो किसी को भी रख लो, यहाँ पर एक ही बात थी। लेकिन अब यहाँ पर दो प्रकार के ग्रुप होने के कारण एक बार मैंने एक्लिप्स्ड में H को रख दिया और एक बार मैंने मिथाइल को रख दिया। ये दो प्रकार के एक्लिप्स्ड यहाँ पर बना लिए। अगर मैं दो प्रकार के एक्लिप्स्ड बनाता हूँ तो शर्तिया दो प्रकार के बाइसेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। भाई, दो प्रकार के बाइसेक्ट भी तो बनाए जा सकते हैं। तो अगर दो प्रकार के बाइसेक्ट मैं यहां पर बनाऊंगा तो जरा देखेंगे आप वो दो प्रकार के बाइसेक्ट कैसे होंगे। एक बाइसेक्ट ये होगा, ये लीजिए ये कार्बोनाइल हो गया, और एक बार मैंने यहां पर किसको रख दिया, एक बार मैंने यहां पर H को रख दिया, एक बार मैंने यहां किसको रख लिया, H को रख दिया। ये लीजिए करेक्ट, और मैं यहाँ कौन लेकर आ गया, ये यहाँ मिथाइल है, ये लीजिए करेक्ट, और ये यहाँ H है, ये लीजिए बाइसेक्ट फॉर्म है। और एक बार मैंने यहाँ बाइसेक्ट में किसको रख दिया, ये लीजिए यहाँ मिथाइल रख दिया, ये लीजिए, और ये H है और ये H है, ये लीजिए ये मैंने आपको बताया। इस बाइसेक्ट को सपोज मैंने नाम दे दिया B1 और इस बाइसेक्ट को मैंने नाम दे दिया B2। बताइए, ये आपको बाइसेक्ट फॉर्म समझ में आ गई होगी। ये कन्फॉर्मर्स इसके मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ये चारों कन्फॉर्मर अलग अलग एनर्जी के होंगे। अब इतना तो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ये दोनों फॉर्म्स एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म कैसी हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म है, राइट। इनको मैंने क्या बोला, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये लीजिए ये दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म है, और ये दोनों कौन सी फॉर्म है, बाइसेक्ट फॉर्म है। इन्हें क्या बोलूंगा मैं, बाइसेक्ट फॉर्म। ये लीजिए ये दोनों बाइसेक्ट फॉर्म है और ये दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म है, राइट। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, बताइए दोनों में से कौन ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रखता है और कौन ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है। तो मैं अगर एक जनरल बात करूं, मैं अभी यहां पर एक जनरल बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं ये कह सकता हूं, यहां पर एक जनरल बात अगर मैं करूंगा तो यहां पर यह बात कही जा सकती है कि यदि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर किया जाएगा तो जनरल बात क्या कही जाएगी कि बाइसेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एक्लिप्स्ड की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होती है। ये लीजिए ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की बात करी मैंने। और अगर मैं दोनों में स्टेबिलिटी की बात करूंगा, यदि मैं दोनों में स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, दोनों की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली एक्लिप्स्ड की बाइसेक्ट से ज्यादा है। ये अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, करेक्ट। ये लीजिए ये दोनों चीजें जानता हूं, क्लियर। लेकिन यहाँ एक समस्या है यार, समस्या ये है कि यहाँ एक्लिप्स्ड एक नहीं है, एक्लिप्स्ड भी दो दो है, और बाइसेक्ट भी एक नहीं है, बाइसेक्ट भी दो दो है। तो अब अगर मैं इन सब में पोटेंशियल एनर्जी को आपस में कंपेयर कर लूं तो सभी की पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपस में कंपेयर कर लिया जाए तो यार स्टेबिलिटी को भी तो कंपेयर किया जा सकता है।
अगर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर हो गई तो शर्तिया स्टेबिलिटी भी कंपेयर हो जाएगी। अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इनको नाम दे दिया, और नाम क्या दिया है, इसको दे दिया ए नाम। ये लीजिए, इसको क्या बोला जा रहा है, ए, करेक्ट, और इसको क्या बोला जा रहा है, बी। ये लीजिए, ऐसे नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया गया है सी, और इसको नाम दे दिया है डी, करेक्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी हम ये जानते हैं कि सी और डी की हमेशा ज्यादा है और ए और बी की हमेशा कम है, लेकिन क्या सी और डी की पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी सी की डी से ज्यादा होगी। सी की डी से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा क्यों है, बिकॉज वी नोज वेरी वेल, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि यहां रिपल्शन कौन करता था, अरे कौन करता था यार रिपल्शन, पोलो बाइसेक्ट में रिपल्शन कौन करता था, सब जानते हैं हम लोग। और जो रिपल्शन करता था वो होता था डैश वाले एज और ये डैश वाली लोब के बीच में, और वेज वाला मिथाइल और वेज वाली लोब के बीच में। ये रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा और उससे कम रिपल्शन यहां होगा, बिकॉज यहां दोनों एच हाइड्रोजन्स हैं। इसका मतलब यहां रिपल्शन अगर ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम है। बाइसेक्ट में होता है रिपल्शन, एक्लिप्स में तो मैं चर्चा ही नहीं करता ऐसे रिपल्शन की, तो बाइसेक्ट में रिपल्शन इस वाली में कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सी की किससे ज्यादा हो गई, डी से ज्यादा हो गई। आ गई मेरी बात समझ में, करेक्ट, बहुत पूरी चीज क्लियर है आपको बात। अब मैं आगे चलता हूं, आगे जब चलता हूं तो अब ए और बी की चर्चाएं मैं करता हूं। तो ए और बी में आप देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां ये कह दूं कि ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है कार्बोनाइल की, और इधर ये मिथाइल है, ये मिथाइल और ये ऑक्सीजन है, भाई ये ऑक्सीजन और ये मिथाइल है, करेक्ट। और यहां ये जो मिथाइल की हाइड्रोजन्स हैं, है ना, ये मिथाइल, ये वाला जो मिथाइल है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास रहना पसंद करेगा, बिकॉज हम ये जानते हैं सबसे छोटी साइज का जो ग्रुप होता है उसे लोन पेयर कहते हैं। सबसे छोटी साइज का हम किसको मानते हैं, लोन पेयर को, लिखवाया था मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर। इसलिए अगर मैं मिथाइल सबसे बड़े ग्रुप को रखना कहीं जाऊं तो मैं कहां रखना चाहूंगा, उसको लोन पेयर के साथ एक्लिप्स्ड, इसलिए मैं इसको लोन पेयर के साथ एक्लिप्स्ड रखना चाहूंगा। जबकि यहां पर बड़े से बड़ा ग्रुप अगर लोन पेयर के साथ रहेगा तो वहां रिपल्शन कम से कम रहेगा, यानी सबसे कम रिपल्शन अगर E1 में है तो मैं E1 को यहां लिखूंगा और E2 को यहां लिखूंगा। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर है तो कहिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा E1 की होगी। ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रखता है, E1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, E2 की उससे कम होगी। फिर उसके बाद E1 E2 ना लिख के भाई यहाँ पर अपना A और B चल रहा था ना, तो मैं वही लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर A और B लिख देता हूँ मैं। यहाँ ये A हो गया, ये A हो गया, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हो रही है, ये B हो गया और ये A हो गया। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल A, उसके बाद B, उसके बाद D और C की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर एक्लिप्स्ड है। और एसिड प्रोपेन एल्डिहाइड में एक्लिप्स्ड में भी कौन सा है, जिसमें मिथाइल ऑक्सीजन के साथ एक्लिप्स्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक और कमाल की चीज देखने को मिली है। कमाल की चीज जो देखने को मिली है वो क्या है, जरा आप लोग देखेंगे। ये बिल्कुल सही है, ये एक्लिप्स्ड का ऑर्डर वगैरह कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इनके न्यूमांस बनाने पड़े तो अभी न्यूमांस बनाना सिखाया था कि इन मॉलिक्यूल्स को ऐसे घुमाते चलो, ये भी मॉलिक्यूल ऐसे घुमा के बना लो, इसको भी ऐसे घुमा के ड्रॉ कर लो और इसको भी ऐसे घुमा के ड्रॉ कर लो, तो आपको इनके न्यूमांस दिखाई देने लगेंगे, जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर समझाया था कि इनको कैसे घुमा घुमा के मैं ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? तो बस वही काम
आपको यहाँ पर करना है, इनको रोटेट कर लेना, इनको ऐसे पूरा रोटेट कर लेना। ये आपको सिखाया भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री इतनी आती है हमारे को कि मॉलिक्यूल की विजुअलाइजेशन आप करने लग गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर रोटेट करके बनाओगे तो इनके न्यूमॉन्स ड्रॉ हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने प्रोपेनल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपको बता दिया है। दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपस में इनके रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर और इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये सब बता दिया है। और प्रोपेनल का ये सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे रखें, आगे की बात करता हूं मैंने कहा स्टेबिलिटी एक्लिप्स्ट की ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया। और एक्लिप्स्ट में भी ज्यादा किसकी है? जहां मिथाइल कार्बोनाइल के साथ एक्लिप्स्ट में है। लेकिन अगर मैं यहां पर जो कार्बोनाइल लूं, वो कार्बोनाइल अगर ये ले लूं, देखो अगर मैंने कार्बोनाइल ये ले लिया, समझना कार्बोनाइल कौन सा ले लिया है, ये ले लिया है मैंने कार्बोनाइल, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहां इसके साथ मैंने बल्कि ग्रुप लगा लिया, ये लीजिए। मतलब थोड़ी देर पहले जहां मिथाइल लग रहा था, वह मिथाइल की जगह मैंने ये बहुत ही बढ़िया सा एक बल्कि ग्रुप लगा लिया, दैट मीन्स आइसोप्रोपाइल, है ना। और अब मैं रोटेशन की बात तो ऑब्वियसली इसी बॉन्ड पे कर रहा हूं, मैं रोटेशन की बात तो मैं इसी बॉन्ड पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस तो इसी पे दिखा रहा हूं। और वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर मैंने सवाल ऐसा ले लिया और मैं आपसे कहूं कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी या मैं कह दूं स्टेबिलिटी, बताओ स्टैगर्ड बाइसेक्ट की ज्यादा या एक्लिप्स्ड की ज्यादा, तो याद रहे, ध्यान रहे, स्टेबिलिटी हमेशा एक्लिप्स्ड की बाइसेक्ट से ज्यादा ही है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? मैंने कहा स्टेबिलिटी एक्लिप्स्ड की बाइसेक्ट से ज्यादा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल देन बाइसेक्ट। लेकिन यार यहाँ एक समस्या है, यहाँ अब एक्लिप्स्ड वही दो बनेंगे, एक्लिप्स्ड वही दो बनेंगे, बाइसेक्ट तो वही ऑर्डर चलेगा, बाइसेक्ट तो जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ एक्लिप्स्ड दो बनेंगे, दो एक्लिप्स्ड में से एक एक्लिप्स्ड ये रहा हमारा, ये लीजिए, ये H रहा, और मैं यहाँ ये लीजिए, ये एक्लिप्स्ड यहाँ लगाता हूँ, ये लीजिए CHMe2। एक बात कहो यार मुझको, यहाँ तो ये बहुत ही बड़ी साइज का ग्रुप लग गया है, और चूंकि ये बहुत बड़ी साइज का ग्रुप लग गया, इसके कारण ये तो लोन पेयर से भी रिपल्शन करेगा और अच्छा वाला रिपल्शन करेगा। करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये बल्कि ग्रुप आ जाता है और अब मैं दोनों एक्लिप्स्ड के अंदर कंपेयर करता हूं, ये लीजिए, ये मैंने दोनों एक्लिप्स्ड के अंदर कंपेयर किया, ये लीजिए, ये लिया मैंने यहाँ, ये लीजिए और ये लीजिए, करेक्ट। और मैंने यहाँ वेज पर लगा दिया, ये लीजिए CHMe2, और ये लीजिए ये डैश पे लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये कम एनर्जी की है, यानी कि ज्यादा स्टेबिलिटी की है। तो अब अगर मैं दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं बल्कि ग्रुप लगाने के बाद, तो याद रहे अब स्टेबिलिटी इस एक्लिप्स्ड की ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी एक्लिप्स्ड की ही ज्यादा है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं प्रोपेनल की बात कर रहा था ना, तो मिथाइल जब एक्लिप्स्ड में है स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे ही यहां पर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाता हूं, ये लीजिए, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लगते ही फिर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इस एक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। दैट इज द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बोनाइल्स। ओके, उतारेंगे आप। अब आप देखिएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कन्फर्मेशंस के बाद अब मैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं एल्कीन की। आप समझिएगा एल्कीन के अंदर क्या कंसेप्ट कॉमन रहता है और क्या थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसे आप लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्कीन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्कीन। और एल्कीन में
मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्रोपीन। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोपीन की, और प्रोपीन का मतलब क्या हो गया आप समझ गए। ये लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां प्रोपीन में वही इस बॉन्ड पे रोटेशन की बात करूंगा। और आपसे अगर मैं ये कहूं कि ये बॉन्ड का मतलब वापस से वही चीज हो गई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड, मैं इस पर रोटेशन की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब इस रोटेशन को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, समझा रहा हूं बहुत ही ध्यान से, अब आप लोग समझेंगे। देखो भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो इस एल्कीन को आप जरा ऐसे समझो, अरे ऑक्सीजन की जगह बस यहां पर कार्बन आ गया। थोड़ी देर पहले यहां पर ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन पर लोन पेयर थे, वहां उसकी जगह मैंने यहां हाइड्रोजन लगा दिया है। क्लियर। अब आप देखिएगा, ये यहां हाइड्रोजन है, ये यहां कार्बन है, और ये कार्बन का एक हाइड्रोजन है, और ये यहां पर वेज पर हाइड्रोजन है, और ये यहां डैश पर हाइड्रोजन है। बताइए इस कन्फर्मर को हम क्या नाम देंगे। तो देखो इधर आप देखो तो यहां पर थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की जगह CH2 ग्रुप आ गया। तो CH2 ग्रुप के साथ अगर ये हाइड्रोजन देखा जाए तो एक्लिप्स्ड है, तो इस कन्फर्मर को मैं एक्लिप्स्ड नाम दूंगा। इस कन्फर्मर को मैं क्या नाम दूंगा, एक्लिप्स्ड नाम दूंगा। क्लियर। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक कन्फर्मर ये है, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये हाइड्रोजन इधर गया, ये H है और ये H है, इस कन्फर्मर को मैं बाइसेक्ट फॉर्म बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, बाइसेक्ट फॉर्म बोलूंगा। क्लियर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहां पर भी मैं वही लूप्स वगैरह बना सकता हूं, ये लीजिए, और सेम टाइप के रिपल्शन की मैं यहां पर बात कर सकता हूं, सब कुछ वैसा का वैसा है। तो अगर मैं ये कह दूं कि इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी एक्लिप्स्ड और बाइसेक्ट में से किसकी ज्यादा होगी। तो हम यही कहेंगे एक्लिप्स्ड की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और बाइसेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों होगी ये आपके समझ में आ गई होगी बात। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बाइसेक्ट इज ग्रेटर देन एक्लिप्स्ड बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ रिपल्शन। ये बाइसेक्ट का रिपल्शन अभी मैंने कार्बोनाइल में आपको समझा दिया था। और अगर मैं यहाँ स्टेबिलिटी की बात करूं, ये लीजिए, तो स्टेबिलिटी की अगर मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो स्टेबिलिटी क्या बोली जाएगी, स्टेबिलिटी बोली जाएगी कि एक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी बाइसेक्ट की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। एक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल देन द बाइसेक्ट। ये लीजिए, एक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी बाइसेक्ट की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। करेक्ट। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ये मैंने प्रोपीन के कंफर्मेशन की बात करी, और प्रोपीन में इसी दो प्रकार के कंफर्मेशन की चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसका न्यूमांस बनाना पड़े तो मैं न्यूमांस बिल्कुल उसी स्टाइल से बनाऊंगा जैसे मैंने कार्बोनाइल का बनाया था। मैं इसको उठाऊंगा, ये लीजिए, और ये फ्रंट साइड दिखा दूंगा, इसको उठा के फ्रंट साइड दिखा दूंगा। क्लियर। यानी कि अगर मैं कहूं कि इसका न्यूमांस ऐसे बनाया जाएगा तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। देखो इधर, इसका न्यूमांस मैं ऐसे बना सकता हूं, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये लीजिए, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और इसके जस्ट बैक साइड में अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये लीजिए, ये यहाँ CH2 है और ये यहाँ H है। ये लीजिए, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म का न्यूमांस प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ बाइसेक्ट बनाऊंगा तो बाइसेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, ये लीजिए, ये H ऐसे बनाऊंगा और ये H ऊपर की तरफ ऐसे बताऊंगा। और ऑब्वियसली अगर मैं डबल बॉन्ड CH2 की बात करूंगा तो वो CH2 ऐसे आएगा, ये लीजिए, और ये यहाँ इसका H आएगा। और यहाँ अगर मैं अब पाई बॉन्ड की लोब्स की बात करूं तो पाई बॉन्ड की लोब्स, ये लीजिए, ये इसकी पाई बॉन्ड की लोब लेफ्ट और राइट ही तो बोली जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्चुअली ये वाली जो हाइड्रोजन्स हैं, ये वाली जो हाइड्रोजन्स हैं,
ये हाइड्रोजन्स ये लीजिए, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं एक्चुअली इनके और पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है। इस H और इस पाई बॉन्ड की लोब के बीच में रिपल्शन है, और इधर इसके साथ रिपल्शन है। इसके कारण बाइसेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ सब कुछ वही है जो मैंने एसिड एल्डिहाइड के अंदर आपको समझाया था, यानी एसिड एल्डिहाइड और प्रोपीन एक ही तर्ज पर चलती हैं, दोनों में ही बाइसेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, दोनों में ही एक्लिप्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी बाइसेक्ट की स्टेबिलिटी कम है। क्लियर? इसका मतलब कार्बोनाइल और एल्कीन में ये बाइसेक्ट और एक्लिप्स का जो कंसेप्ट है वो वही लग रहा है। बाइसेक्ट ऑलवेज मोर पोटेंशियल एनर्जी रखेगा और लेस स्टेबिलिटी रखेगा। लेकिन अब मैं जैसे प्रोपीन से ब्यूट 1इन पर आता हूं तो मुझे कुछ अलग चीजें नजर आने लगती है, बस वही मुझे यहां आप लोगों को समझाना है। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूं ब्यूट 1इन की। ओके, एल्कीन में मैंने पहला प्रोपीन लिया, अब मैं बात कर रहा हूं ब्यूट 1इन। तो देखेंगे आप लोग ब्यूट 1इन के अंदर क्या कंसेप्ट चल रहा है। देखो भाई, मैं बात कर रहा हूं अब ब्यूट 1इन की। ठीक है, देखिए ब्यूट 1इन का मतलब क्या हो गया। ब्यूट 1इन का मतलब हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर मैं आपसे कहूं कि कन्फर्मेशन कौन से बॉन्ड पे, तो फिर वही वाली बात मैं कर रहा हूं, कन्फर्मेशन मैं इसी बॉन्ड पर करूंगा जहां पर मैं कह रहा हूं बॉन्ड एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड है। मैं इसी बॉन्ड पर कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर? चलिए अब मैं वो कंफर्मेशनल एनालिसिस आप लोगों को शो कर रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखो, मैं बात कर रहा हूं ब्यूट 1इन की। ओके, देखो ब्यूट 1इन में भी मैं जब यहाँ कन्फर्मेशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा कन्फर्मर्स, देखना इधर इधर देखना। मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी, ये लीजिए, दैट इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब ये जो एक्लिप्स्ड है, मैं यहाँ एक्लिप्स देखो कैसे बना रहा हूं। एक बार ये मिथाइल, ये H, ये H, ये लीजिए, इसको मैं क्या कह रहा था याद करो, E1। इस एक्लिप्स को मैं क्या नाम दे रहा था, E1। अब मैं एक और एक्लिप्स इसके अंदर बनाता हूं। एक और एक्लिप्स जब मैं यहां बनाऊंगा तो मैं यहां ऐसे बनाऊंगा, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहां ये H आ जाएगा, ये मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ ये H आ जाएगा। इस एक्लिप्स को मैं नाम दूंगा E2। ये लीजिए, इस एक्लिप्स का क्या नाम हो गया, E2। ये एक्लिप्स हो गई दूसरी। अब मैं आगे की बात करता हूं। अगर मैं अब यहाँ बाइसेक्ट्स की बात करूंगा, ये लीजिए, अब मैं जो फॉर्म्स ले रहा हूं वो ले रहा हूं बाइसेक्ट। ये लीजिए, अब जो मैं ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, बाइसेक्ट। जरा देखना, बाइसेक्ट फॉर्म मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये लीजिए, ये H हो गया, ये H हो गया, ये भी H हो गया, और बाइसेक्ट में मैं यहाँ इधर क्या ले रहा था, पहले ये H ले रहा था, यहाँ मिथाइल ले रहा था, और यहाँ ये H ले रहा था। क्लियर? और यहाँ एक्चुअली एक और जो मैं ले रहा था बाइसेक्ट, वो कौन सा ले रहा था, यहाँ ये H ले रहा था, ये H ले रहा था, और यहाँ ये CH3 ले रहा था, ये H ले रहा था, और ये H ले रहा था। आगे बात समझ में? ये लीजिए, ये मैं यहां पर कह रहा हूं। ये लीजिए, करेक्ट। ये मैंने कहा इस बाइसेक्ट को मैं कहता था B1 और इसको कहता था B2। करेक्ट, ये कहता था, जिनको मैंने नाम दे दिए थे ABCD, जो भी हैं नाम दे दिए थे मैंने इनको। क्लियर? अब यहां पर जो कंसेप्ट लगेगा वो कार्बोनाइल वाला नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है, ये कंसेप्ट तो लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं कंपेयर करूं, इधर देखो, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं कंपेयर करूं तो पोटेंशियल एनर्जी बाइसेक्ट की ही ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी अभी भी बाइसेक्ट की ही ज्यादा है, राइट? ये ध्यान रहे। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी अभी भी एक्लिप्स्ड की ही ज्यादा है।
ये ध्यान रहे, ओवरऑल अभी भी वही है, एक्लिप्स इज मोर स्टेबल, बाइसेक्ट इज लेस स्टेबल। लेकिन इन दोनों बाइसेक्ट की आपस में क्या कहानी है, वो कार्बोनाइल से अलग है। और यहां पर भी दोनों एक्लिप्स की आपस में क्या कहानी है, वो भी कार्बोनाइल से अलग है। बस यही समझना है। और ये कहानी कैसे याद करोगे, कार्बोनाइल से उल्टी कहानी है, उल्टी कहानी है कार्बोनाइल से, इतना याद रखना। क्या मतलब है, जरा जरा देखेंगे आप लोग। मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, आप भी हमेशा स्टेबिलिटी याद करना, पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही याद रह जाएगी, उसका रिवर्स करना होता है। तो मैं यहां स्टेबिलिटी को ही लिख रहा हूं सीधा, ध्यान रखना। देखो स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, एक्लिप्स की ज्यादा है, बाइसेक्ट की कम है। लेकिन एक्लिप्स में किसकी ज्यादा आपस में, तो देखना कमाल की बात इसके अंदर है, वो देखना। प्रोपेनल में क्या था, प्रोपेनल में क्या था, प्रोपेनल में हम ये मिथाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप को कार्बोनाइल के साथ एक्लिप्स रखना पसंद करते थे, बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर से कोई परवाह नहीं थी हमारे को, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे को। ऑक्सीजन का लोन पेयर बड़ा छुमटा वसा ऑक्सीजन के पास रहता है, लेकिन यहाँ लोन पेयर नहीं है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है भाई, यहाँ कार्बन है, कार्बन, और कार्बन पे लगा है हाइड्रोजन। यहाँ ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन फील करता है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये मिथाइल इस मिथाइलिन के हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन फील करता है, और इस रिपल्शन के कारण इस एक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब E1 और E2 में से स्टेबिलिटी यहाँ E2 की ज्यादा है, E1 की कम है, करेक्ट। जबकि प्रोपेनल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वहां ऑक्सीजन था इस जगह, और ऑक्सीजन का लोन पेयर था, लोन पेयर से इस मिथाइल को कभी कोई परेशानी थी ही नहीं, वहां ये मिथाइल वाला एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल था। जबकि यहाँ E2 वाला एक्लिप्स ज्यादा स्टेबल, यानी E2 इज मोर स्टेबल देन E1। आ गई बात समझ में। अब मैं आता हूं बाइसेक्ट में। बाइसेक्ट के अंदर हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि बाइसेक्ट में यहां जो पाई बॉन्ड की लोब है उसके साथ ये मिथाइल बढ़िया रिपल्शन करता था, शानदार वाला रिपल्शन करता था, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती थी और स्टेबिलिटी कम हो जाती थी, ये कहते थे। लेकिन एल्कीन के अंदर ऐसा नहीं कहा जाता, एल्कीन के अंदर ऐसा कहा जाता है कुछ कि एल्कीन के केस के अंदर हम ये कहते हैं कि यहाँ ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल एक्चुअली इस एल्कीन के H के साथ रिपल्शन करता है। मतलब रिपल्शन किसके साथ है, रिपल्शन इस मिथाइल का इस H के साथ है, और इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको 1 2 3, इसको नाम दिया जाता है एलाइलिक 1,3 रिपल्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एलाइलिक 1,3 रिपल्शन, एलाइलिक 1,3 स्ट्रेन। ये ध्यान रखना, ये नाम क्या दिया जा रहा है, एलाइलिक 1,3 रिपल्शन। ओके, और इस एलाइलिक 1,3 रिपल्शन को हम इस पौने वाले रिपल्शन के ऊपर डोमिनेंट मानते हैं, इसलिए इन दोनों बाइसेक्ट में से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यानी यहां पर B1 इज मोर स्टेबल देन B2। तो आपने देखा प्रोपेनल से ये भी उल्टा हो गया और ये भी उल्टा हो गया। ये आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना होता है, ध्यान रखना है। इन द केस ऑफ द ब्यूट 1ene, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रोपेनल का सवाल आ चुका है तो याद रखना ब्यूट 1ene का सवाल कभी भी किसी भी साल आ जाएगा। लेकिन अब मैं जब ब्यूट 1ene में एक मॉडिफिकेशन करता हूं, एक मॉडिफिकेशन मैं ब्यूट 1ene में करता हूं, उस मॉडिफिकेशन को जरा समझिएगा आप लोग। मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया इसके अंदर, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये ब्यूट 1ene लिया और मैंने इस ब्यूट 1ene में ये लीजिए, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये मिथाइल, इधर से ये H, ये H, ये H, ये आपका एक्लिप्स्ड E1। ओके, और मैंने एक और एक्लिप्स्ड बनाया भैया यहाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ से ये लीजिए, और यहाँ पर ये लीजिए, और ये H लीजिए, ये लीजिए। और मैं क्या कह रहा हूँ, इस ब्यूट 1ene की ये मैंने दूसरी फॉर्म ली है
E2 और दोनों में आप एक कमाल की चीज देखना, अगर मैं इस ब्यूट 1ene में यहां क्या ले रहा हूं, मिथाइल, और मैंने यहां भी क्या ले रखा है, मिथाइल। एक्चुअली ये दोनों ही इस कंपाउंड की एक्लिप्स्ड फॉर्म है, एक बार यहां मिथाइल है और एक बार यहां पर मिथाइल है, एक बार यहां हाइड्रोजन है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पिछले स्ट्रक्चर पे आता हूं, देखो अगर मैं इस पिछले स्ट्रक्चर पे आता हूं, कमाल की चीज देखना, अगर मैं इस पिछले स्ट्रक्चर पे आता हूं तो इसकी लेस स्टेबिलिटी का कारण क्या था, ये रिपल्शन करेक्ट, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां इसके और इसके बीच में ऐसा कोई इतना रिपल्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की, जहां मैंने यहां मिथाइल ग्रुप लगा लिया है, याद रखिएगा जितना रिपल्शन इसके बीच में है, उतना ही रिपल्शन इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में होता है। इसलिए ये दोनों ही एक्लिप्स्ड फॉर्म इक्विलिब्रियम के अंदर लगभग बराबर एग्जिस्टेंस रखती है। बोथ आर एग्जिस्ट इन 1:1 एंड बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल, दोनों इक्वली स्टेबल होती है। क्लियर, जैसे ही यहां पर ये मिथाइल ग्रुप आता है, करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर हाइड्रोजन है, अगर यहां हाइड्रोजन्स हैं, तब तक ये वाली फॉर्म मोर स्टेबल है। लेकिन यहां हाइड्रोजन की जगह जैसे ही मिथाइल ग्रुप आ गया, यहां हाइड्रोजन की जगह जैसे मिथाइल ग्रुप आ गया, दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म बराबर स्टेबल होने लगी और दोनों इसलिए बराबर एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अब मैं एक और नया एग्जांपल लेता हूं, और जैसे ही मैं इस एग्जांपल को लेता हूं, यहां तो बड़ी गजब की चीज देखी गई एक्सपेरिमेंटली, और वो क्या थी कि जैसे ही मैं यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा लेता हूं, कौन सा ग्रुप लगा दिया मैंने, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा लिया, या मैंने क्या लगा दिया, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। मतलब कि मैंने तो यहां बहुत बड़ी साइज का ग्रुप लगा लिया, और जैसे ही मैंने यहां इस बड़ी साइज का ग्रुप लगाया, ये लीजिए, तो यहां क्या देखने को मिला, जैसे मैंने यहां बड़ी साइज का ग्रुप लगाया, देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा लिया या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा लिया, तो हमारे को क्या देखने को मिला, ये लीजिए, ये मिथाइल, ये H और ये H। जैसे यहां ये बल्कि ग्रुप हम लोगों ने लगाया, राइट, बहुत ही बल्कि ग्रुप, तो हमारे को क्या देखने को मिला कि ये जो मिथाइल है, ये इस H के साथ रिपल्शन करना ज्यादा पसंद करता है, बल्कि किसके, इस मिथाइल का इस ग्रुप के साथ ये रिपल्शन हो। इसका मतलब अगर मैंने यहां अब इसको E1 कहा और इसको मैं वही E2 कह रहा हूं, और मैं दोनों की स्टेबिलिटी की चर्चाएं करूंगा, तो वापस से ये मिथाइल ग्रुप यहां ऊपर की तरफ ये एक्लिप्स्ड इसके साथ शो करेगा, यानी वापस से स्टेबिलिटी में E1 की ही ज्यादा कहूंगा, मतलब कार्बोनाइल वाला कंसेप्ट ही मुझे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल हाइड्रोजन से रिपल्शन करना ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू इन बल्कि ग्रुप्स के रिपल्शन के, क्योंकि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा बढ़ाएंगे। इसका मतलब E1 और E2 में से E1 इज मोर स्टेबल। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रही है पूरी कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्कीन, करेक्ट, उतारेंगे आप लोग। अब आप देखिएगा आगे, अब मैं यहां आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अमाइड। देखो भाई, इसको है ना, ये चीज स्पेक्ट्रो में काम आती है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अमाइड, एनालिसिस ऑफ अमाइड, करेक्ट। इसके अंदर देखो सीधा सा जो मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए मैं ये कार्बोनाइल लेता हूं और यहां ये R डैश लेता हूं, क्लियर, और यहां पर ये R और ये R डैश ले लेता हूं, ये डबल डैश ले लेता हूं, करेक्ट। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां, वो जरा आप लोग देखें, आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है यहां,
इधर देखिए कि यहाँ इस बॉन्ड पर जैसे एक रोटेशन चल रहा हो, सिंगल बॉन्ड चल रहा हो, ये रोटेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर? लेकिन ये जो रोटेशन दिखाई दे रहा है ना, ये रोटेशन इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है, बिकॉज देयर इज ए रेजोनेंस। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, तो हम इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लिखते हैं, याद रहे। दैट मीन्स हम ये कह दें यहाँ एक्चुअली ये स्थिति हमारे को नजर आती है, करेक्ट? ये लीजिए, इसका मतलब ये हुआ अमाइड में ये जो इस प्रकार का रेजोनेंस मैंने आप लोगों को शो करके बताया है, इस रेजोनेंस के कारण यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो रोटेशन होता है, ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। और ये रूम टेम्परेचर पर आसानी से नहीं होता। ये रोटेशन कैसा होता है? रेस्ट्रिक्ट। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आ जाने के कारण ये रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये रोटेशन हम नहीं करवा पाते। और नहीं करवा पाते इसलिए ये जो एल्काइल ग्रुप है ये ऑक्सीजन की तरफ रहता है और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये R डबल डैश की तरफ रहता है। और आप लोग ये देखोगे कि अगर मैं इसको भी मिथाइल कह दूं, अगर मैं इससे मिथाइल कह दूं, ये लीजिए, और मैं इसको भी मिथाइल कह दूं, तो जब NMR स्पेक्ट्रा लिया जाता है इस कंपाउंड का, तो इस मिथाइल का NMR सिग्नल का नेचर अलग होता है और इस मिथाइल के NMR सिग्नल का नेचर अलग होता है। अगर ये रोटेशन आसानी से होता रहता तो NMR इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों मिथाइल एक ही नेचर के होते, वो इन दोनों मिथाइल का एक ही सिग्नल देता हाई इंटेंसिटी के साथ, अलग अलग सिग्नल थोड़ी देता। लेकिन यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होता है। रूम टेम्परेचर पर जब NMR सिग्नल लिया जाता है इस कंपाउंड का, तो NMR इंस्ट्रूमेंट इसको बाकायदा डिफरेंशिएट करता है। वो ये आराम से देख पाता है कि यार ये वाला मिथाइल ऑक्सीजन की तरफ है और ये मिथाइल एल्काइल ग्रुप की तरफ है, इसकी तरफ है, इसलिए वो इसको हाईली इसको डिशिल्डेड रीजन में रखता है और इसको शिल्डेड रीजन के अंदर रखता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आ गया ना, ये वाला R मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आ गया, तो ये डीशिल्डेड रीजन में जाता है और ये शिल्डेड रीजन के अंदर आता है। और ये हम लोगों को NMR स्पेक्ट्रा अगर इस प्रकार का मिलता है तो इसका मतलब हम इस बॉन्ड पर क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। ये कंफर्मेशन भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। उतारेंगे आप लोग, करेक्ट? अब चलिए, अब मैं इसके अंदर आप लोगों से चर्चा करता हूं नेक्स्ट, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड। इसकी अब हम लोग चर्चाएं करेंगे। जरा देखिएगा, हेडिंग डालेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड, कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड। क्लियर? अब मैं इनमें कंफर्मेशनल एनालिसिस की बात आप लोगों से करता हूं। देखिए, कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड में कंफर्मेशनल एनालिसिस की बात हम लोग करते हैं। आप बात को समझिएगा। यहां देखो, कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड का क्या मतलब हो गया? कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड का मतलब हो गया कि जैसे कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड पे कंफर्मेशन की बात करूं मैं, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में मैं कंफर्मेशन की बात करूं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में मैं कंफर्मेशन की बात करूं, और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में मैं कंफर्मेशन की बात करूं। मैं इन बॉन्ड में कंफर्मेशन की बात अगर करता हूं तब हमारे को देखना है क्या रहेगा। ठीक है? अब इस पर बेस मैं एक बहुत ही आसान सा सवाल जो पिछली क्लास में हमारे बीच में डिस्कस भी हुआ था की बात करता हूं। राइट? यहां पर मैं लेता हूं एक कार्बन कार्बन बॉन्ड यानी इथेन, एक बार मैंने लिया यहाँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड यानी मिथाइल अमीन, एक बार मैंने लिया यहाँ मिथाइल अल्कोहल, और एक बार मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल फ्लोरीन। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इस बॉन्ड पे रोटेशन की बात की। तो आपको ये बताना है कि इनके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर का ऑर्डर क्या होगा?
ठीक है, जब हम इन बॉन्ड पर रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशनल बैरियर का ऑर्डर क्या होगा। तो एक बात बताओ यार, यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही लगे हुए हैं, ठीक है, समझना। देखो पहले वाले केस के अंदर यहाँ कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन्स। बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप लोग, करेक्ट, ये लीजिए। और मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, पर हाइड्रोजन एटम रिपल्शन कितना होता है, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। तो यहाँ स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में 3 किलो कैलोरी का डिफरेंस जनरेट हो जाता है। क्लियर, यही सिखाया मैंने आपको। लेकिन जैसे ही मैं अगले एग्जाम्पल पे आता हूँ, तो अगले एग्जाम्पल पे मुझे यहाँ क्या नजर आता है, ये CH3 तो ठीक है, लेकिन बैक एटम कौन है, बैक एटम नाइट्रोजन है। और अगर नाइट्रोजन है तो देखो ये H दिखाई देता है, ये H दिखाई देता है, यहाँ तो दिखाई नहीं देता है कुछ H। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर रिपल्शन की बात करूंगा ना, तो यहाँ रिपल्शन मुझे यहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यहाँ मुझे रिपल्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ मुझे H के साथ दूसरे एटम के ऊपर उपस्थित लोन पेयर के बीच में रिपल्शन नहीं मिलेगा। बिकॉज पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया है, लोन पेयर बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, इसको हाइड्रोजन से भी छोटा माना जाता है, इसलिए हम इस H और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ जो रोटेशनल बैरियर होगा वो इसके तुलना में 2/3 भागी होगा, इसका 2/3 पार्ट ही बोला जाएगा रोटेशनल बैरियर। अगर मैं इसका 3 कैलोरी बोलूंगा तो इसका 2/3 पार्ट ही हो गया, लगभग 2 किलो कैलोरी के आसपास ही आएगा। और अब मैं और आगे बढ़ता हूं, जैसे मैं इसके अंदर और आगे बढ़ूंगा, मेरे को यहाँ CH3OH नजर आ रहा है। अगर CH3OH की मैं बात करूंगा तो यहाँ मुझे अभी भी यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये लीजिए H नजर आ रही है। क्लियर, और पीछे कौन है, ऑक्सीजन है पीछे, और पीछे जो ऑक्सीजन है उसकी ये एक H नजर आ रही है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ केवल और केवल लोन पेयर नजर आ रही है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। अब मैं लोन पेयर से रिपल्शन की चर्चाएं करूंगा नहीं, मैं केवल और केवल क्या कहूंगा, यहाँ केवल और केवल एक ये वाला रिपल्शन है और कोई रिपल्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड पर जो भी रिपल्शन होते हैं उसके तुलना में यहाँ केवल 1/3 पार्ट ही रिपल्शन रह गया, इसलिए इसका रोटेशनल बैरियर भी इसकी तुलना में, इसलिए इसका रोटेशनल बैरियर भी इसकी तुलना में 1/3 पार्ट ही रह जाता है, राइट। और मैं फाइनली जब CH3F पे आता हूं, ये लीजिए CH3F पे जब आता हूं तो यहाँ H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। अरे अब H के पीछे कौन है यार, H के पीछे कौन है, ये जो CH3 है इसके साथ फ्लोरीन लगा है, तो कार्बन पे तो H लगे हुए हैं बट फ्लोरीन पर तो केवल और केवल लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर है। इसका मतलब हर H के पीछे कौन है, हर H के पीछे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। और मैंने क्या बोला है, H और लोन पेयर के बीच में मैं रिपल्शन नेग्लिजिबल बोलूंगा, किसी प्रकार का कोई रिपल्शन नहीं बोलूंगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कोई रोटेशनल बैरियर बहुत ज्यादा रहेगा ही नहीं, कोई कंपैरिजन मैं करूं तो यहाँ कोई बैरियर है ही नहीं, मतलब इसके तुलना में 0 पार्ट हो गया लगभग। तो अगर मैं अब ये कह दूं तो बताइए रोटेशनल बैरियर सबसे ज्यादा किसमें, अगर मैं ये कह दूं ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, तो बताइए रोटेशनल बैरियर का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में और फिर 4 नंबर में कहा जाएगा। दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर इन द गिवन कंपाउंड्स, करेक्ट। चलिए अब मैं यहाँ पर और मैं एक चर्चा करता हूं, उसको भी जरा आप लोग समझना। देखो इधर ये चीज कही जा रही है कि लोन पेयर, मैं आपको बता चुका हूं कि लोन पेयर की साइज को हाइड्रोजन की तुलना में क्या बोला जा रहा है, छोटा बोला जा रहा है, बहुत ही स्मॉल बोला जा रहा है, इसलिए लोन पेयर रिपल्शन कम करता है। यही तो चीज बताई मैंने आपको। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि अगर लोन पेयर छोटा ग्रुप है, लोन पेयर छोटा है, तो बताइए हमेशा लोन पेयर को कहां रखना चाहिए, तो हम ये कहेंगे लोन पेयर को हम हमेशा बल्कि ग्रुप के साथ गौशे में रखते हैं ताकि वो रिपल्शन कम से कम रखे। अरे तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं उसको मैं भी एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। मैं यहाँ ये बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि सिंस लोन पेयर has a smaller size, lone pair has
smaller size than any kind of atom or group, than any kind of atom or group, भाई लोन पेयर को हम छोटा कहते हैं किसी भी प्रकार के एटम या ग्रुप की तुलना में, इसलिए हम लोन पेयर को कहां रखना प्रेफर करते हैं, लोन पेयर प्रेफरेंशियली बल्कि ग्रुप्स के साथ गॉसियन फॉर्म में लगाया जाता है। तो हम ये कहें कि इसीलिए लोन पेयर ऑलवेज, या मैं ये कह दूं लोन पेयर प्रेफरेंशियली arranged at Gaussian form with respect to bulky group। हमेशा बल्कि ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम इसको कहां पे लगाना पसंद करते हैं, हम लोन पेयर को हमेशा गॉसियन फॉर्म के अंदर लगाना पसंद करते हैं। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल्स देके समझाता हूं। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं अब यहां पर लेता हूं, जरा आप लोग देखिएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, ये लीजिए ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया और मैं इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना चाहता हूं। समझना, कार्बन हेटेरो एटम की कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं इसमें कन्फर्मेशन ड्रॉ करता हूं मोस्ट स्टेबल। किस बॉन्ड के अराउंड? मैं ऑब्वियसली इस बॉन्ड के अराउंड की बात कर रहा हूं, इस बॉन्ड पे कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड। तो एक बात बोलो यार, एक बात बोलो मेरे को, यहां आप कैसे बता सकते हो? ये लीजिए ये यहां ये कार्बन लिया और मैं यहां इस कार्बन पर ये H लगा देता हूं, ये मिथाइल लगा देता हूं और ये मिथाइल लगा देता हूं, लगा दिया मैंने यहां पर। क्लियर? अब यहां पीछे कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे कौन है? दो लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है। अगर मान लीजिए आपने हाइड्रोजन को यहां लगा दिया, समझना, और दोनों लोन पेयर को आपने यहां लगा दिया, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है और एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये है। ये लीजिए H आपने यहां लगाया, ये मिथाइल आपने यहां लगाया, ये मिथाइल आपने यहां लगाया। क्लियर? और मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहां दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर आप यहां लगा लो और एक लोन पेयर आप यहां लगा लो, ये लीजिए, और ये H यहां पर आ गया। क्लियर? और एक पॉसिबिलिटी क्या है? इसी की मिरर इमेज, दैट्स ओवर। बस वही तो है, एक इसकी मिरर इमेज है, ये लीजिए, एक मैं इसकी मिरर इमेज बना लेता हूं। और क्या है यार? करेक्ट, ये लीजिए, ये ले लिया मैंने, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, दैट इज H, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये लीजिए दूसरा लोन पेयर यहाँ कर दिया, एक लोन पेयर यहाँ कर दिया और H यहाँ कर दिया, ये लीजिए। तो अब ये दोनों तो एनेंटियोमर हैं। ये तीन प्रकार के मैंने कन्फर्मर ड्रॉ कर दिए, एक ये रहा और ये दो ये रहा और ये तीन ये रहा। तो बताइए लोन पेयर और H में से, लोन पेयर और H में से कौन छोटा है? तो आप कहोगे लोन पेयर छोटा है। तो बताइए दो बल्कि ग्रुप, ये रहे दो बल्कि ग्रुप, ये रहे दो मिथाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप। तो हम ये जो दो बल्कि ग्रुप यहाँ पर हैं, ये जो दो बल्कि ग्रुप यहाँ पर हैं, एक बल्कि ग्रुप ये रहा, एक बल्कि ग्रुप ये रहा, हम बल्कि ग्रुप के बीच में लोन पेयर को लगाना पसंद करेंगे या H को लगाना पसंद करेंगे? तो हम ये कहेंगे हम बल्कि ग्रुप के साथ बीच में गॉसियन फॉर्म में लोन पेयर को लगाना पसंद करेंगे। ये हमारे को ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इन कन्फर्मर की स्टेबिलिटी की चर्चा करता हूँ, अगर मैं यहाँ स्टेबिलिटी की चर्चा करता हूं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम बोलूंगा? मैं कहूंगा 2 नंबर की और 3 नंबर की स्टेबिलिटी बराबर है और ये स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा होगी, यानी 1 की स्टेबिलिटी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? ये आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी।
क्लियर? ये बात हुई आपके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के कन्फर्मेशनल एनालिसिस की। राइट, अब मैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस आपसे डिस्कस कर रहा हूं इथाइल अमीन की। जरा इथाइल अमीन की कन्फर्मेशनल एनालिसिस आप लोग देखेंगे। देखो भाई, सेकंड एग्जांपल अब मैं ले रहा हूं, दैट इज द इथाइल अमीन। देखिए सेकंड एग्जांपल इथाइल अमीन की कन्फर्मेशन की मैं बात करता हूं। ये लीजिए इथाइल अमीन के कन्फर्मेशन जरा देखेंगे आप लोग। इथाइल अमीन के अंदर मैं वही कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड पर कन्फर्मेशन एनालिसिस की बात करता हूं। देखिए एक कन्फर्मेशन तो मैं ऐसे ड्रॉ करूं जिसमें मैंने यहां पर ये मिथाइल ले लिया, ये H ले लिया और ये H ले लिया। तो बताइए इस कार्बन पर बल्कि ग्रुप कौन है? मिथाइल। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं मिथाइल और H के बीच में H, ये भी मिथाइल और H के बीच में H। देखो भाई, मिथाइल और H के बीच में H और नाइट्रोजन का लोन पेयर मैं यहां लगाऊं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो सबसे छोटा ग्रुप है और मैंने छोटे ग्रुप को इस बड़े ग्रुप के साथ बहुत दूर रख दिया, एंटी पेरिपेन रख दिया। एक कन्फर्मर तो मैं ये बना सकता हूं और एक कन्फर्मर यहां मैं ये बना सकता हूं। देखेंगे ये मिथाइल, ये H और मैंने यहां लोन पेयर को यहां लगा दिया और बाकी मैंने ये अब H लगेगा यहाँ और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास। करेक्ट। और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी अब ये थी, ये लीजिए जिसको हम इसकी मिरर इमेज कह सकते हैं अभी थोड़ी देर बाद आगे जाके। ये लीजिए और यहाँ लोन पेयर इधर कर दूं और ये H और ये H ऐसे कर दूं और मैं अब इनको नाम दे देता हूं। इसको नाम दिया जाएगा 1, इसको नाम दिया जाएगा 1, इसको नाम दिया जाएगा 2 और इसको नाम दिया जाएगा 3। ये लीजिए मैंने इनको नाम दे दिया। अब मुझे ये बताइए जब हम इसको नाम दे रहे हैं 1 2 3 तो इनमें से यहाँ पर अगर देखा जाए तो बल्कि ग्रुप के साथ अगर गौशे में मैं लोन पेयर को रखूंगा तो ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर मिलेगा। यही तो हमारा पॉइंट था। देखो इधर यही तो अभी हमने पॉइंट लिखा है कि सिंस लोन पेयर हैज smaller size than any kind of atom या any kind of group, so lone pair preferentially arranged at Gaussian form with respect to the bulky group। इसका मतलब मुझे अगर स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है, बनाना है, तो मैं लोन पेयर को प्रेफरेंशियली बल्कि के साथ गौशे में रखना पसंद करूंगा। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो मैं स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा कहूंगा कि 2 और 3 की स्टेबिलिटी बराबर है और उसकी स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा कही जाती है। ये लीजिए ये मैंने इथाइल अमीन की कन्फर्मेशन की बात करी यहां पर। करेक्ट। चलिए आगे देखिएगा। अब मैं यहां पर एक चीज और लेता हूं। देखो अब मैं जो ले रहा हूं वो देखना। अब मैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ले रहा हूं यहां किसकी, देखेंगे जरा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने यहां ये लिया इथाइल अल्कोहल, अभी थोड़ी देर पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था, ये लीजिए ये इथाइल अल्कोहल लिया और मैंने इस इथाइल अल्कोहल में क्या किया, इस मिथाइल की जगह फ्लोरीन लगा लिया। बस ये फ्लोरीन के लगते ही अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा यहाँ कमाल की बात है, कमाल की बात। यहाँ इस कार्बन पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया और इस बॉन्ड पर मैं किसकी चर्चाएं करूंगा, कन्फर्मेशन की। तो देखो हम जानते हैं इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस पर फ्लोरीन्स भी लगे हुए हैं। ये लीजिए इस कार्बन पर फ्लोरीन और H लगा दिए। क्लियर। अब ऑक्सीजन पर क्या लगा है, 2 लोन पेयर लगे हैं और एक क्या लगा हुआ है, 2 लोन पेयर के साथ लगा हुआ है एक हाइड्रोजन। 2 लोन पेयर के साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। तो एक बात बताइए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है हमारे पास कि मैं हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं और लोन पेयर यहाँ लगा दूं और लोन पेयर यहाँ लगा दूं। क्लियर। और एक इसका एनेंटियोमर हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एक हमारे पास इसका एनेंटियोमर पॉसिबिलिटी है। एनेंटियोमर का मतलब क्या हो गया भाई, एनेंटियोमर का मतलब ये हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये H और ये H ऐसे ही होगा। अब ये ऑक्सीजन की H यहाँ आ जाए और ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर आ जाए। ये लीजिए ये हो गया। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, ये लीजिए ये फ्लोरीन हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये अपनी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन हो गई
और ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर हो गए। अब हमें देखना है कि इनमें सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा। तो याद रखिएगा यहां पर जो स्टेबल कन्फर्मर होगा वो कौन सा होगा। स्टेबल कन्फर्मर वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एक दूसरे के साथ गॉसिय फॉर्म में है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होगा। बिकॉज देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज ए इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होता है। ये जरूर ध्यान रखना, कल को आप लोन पेयर को पहुंचा दो गॉसिय तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जरा चेक कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होती है कुछ, राइट। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इन दोनों की स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी से ज्यादा है। ये दोनों तो एक ही चीज है, एंशोमर है। तो मैं स्टेबिलिटी की अगर यहाँ चर्चा करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ स्टेबिलिटी की चर्चा करूं तो मैं स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि स्टेबिलिटी यहां पर क्या कही जाएगी, जरा देखिएगा। इसको मैं 1 नंबर कह दूं, इसको मैं 2 नंबर कह दूं, और इसको मैं 3 नंबर कह दूं। क्लियर। तो मैं सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पर किसकी बोलूंगा, 1 की। 1 और 2 की स्टेबिलिटी बराबर है, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 और 2 की है। 3 की स्टेबिलिटी सबसे कम है, और 1 और 2 की स्टेबिलिटी का ज्यादा होने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर। ये कार्बन और हेटेरो एटम के अंदर मैंने कंफर्मेशन एनालिसिस के अंदर इस प्रकार के एग्जांपल्स की बात की। अब मैं इसके अंदर और चर्चा करता हूं एक कंसेप्ट की। देखिएगा, जब भी कभी हम लोग ये कहते हैं कि यहां देखो भाई, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही गजब का नोट है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे अब हम लोग यहां पे लेते हैं, मान लीजिए H2O2। इस H2O2 के अंदर एक कमाल की चीज है। कमाल की चीज क्या है कि ये जो एडजेसेंट एटम है X और Y, ये जो X और Y एडजेसेंट एटम है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन, इस पर देखो 2-2 लोन पेयर हैं। करेक्ट। तो याद रखना, जब भी कभी एडजेसेंट एटम के ऊपर देखो, इधर ये 2-2 लोन पेयर होते हैं, 2-2 लोन पेयर होते हैं, यानी कि एडजेसेंट एटम के ऊपर या तो 2-2 लोन पेयर है। कंसेप्ट समझना, अरे भाई कंसेप्ट समझना, क्या बताना चाह रहा हूं अब मैं इसके अंदर। अगर एडजेसेंट एटम के ऊपर 2-2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, या मैं ये कह दूं, या फिर मैं ये कह दूं कि एडजेसेंट एटम के ऊपर ये लीजिए X और Y, एक तो लोन पेयर होता है, ये लीजिए, और ये कोई पोलर ग्रुप है, ये लीजिए, ये कोई क्या लगा है, पोलर ग्रुप। अरे यार, ये लीजिए, ये कोई पोलर ग्रुप है, और इस पर भी क्या लगा है, कोई पोलर ग्रुप लगा हुआ है, ये लीजिए, ये लीजिए। करेक्ट। तो यहां देखो क्या लगा हुआ है, या तो 2-2 लोन पेयर हो, या एक लोन पेयर एक पोलर ग्रुप हो, राइट। और यहां पर भी एक लोन पेयर और एक पोलर ग्रुप हो, ये लीजिए। और ये बात समझ में, एक लोन पेयर एक पोलर ग्रुप, एक लोन पेयर एक पोलर ग्रुप, या लोन पेयर हो। तो याद रखना, इसके अंदर ये लोन पेयर और ये पोलर ग्रुप गॉसिय फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर एडजेसेंट एटम के ऊपर 2-2 लोन पेयर हो, या एक लोन पेयर एक पोलर ग्रुप, एक लोन पेयर एक पोलर ग्रुप हो, तो ये हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गॉसिय फॉर्म के अंदर रहना पसंद करते हैं इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, मोस्ट पॉपुलेटेड कन्फर्मर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। या मैं ये कह दूं, है ना, ये चीज आप लोगों को पता हो। ओके। अब देखिए, अगर मैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अब मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर की बात करूं, तो देखो ये अपना क्या है, ऑक्सीजन, और पिछला भी कौन है, ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, ये लीजिए, और जो पिछली ऑक्सीजन है, पीछे वाली ऑक्सीजन है, इसकी हाइड्रोजन को गॉसिय फॉर्म में रखूंगा। तो ऑटोमेटिक मुझे ये वाला लोन पेयर, ये लीजिए, ये वाला लोन पेयर, ये लीजिए, और ये जो बैक वाले लोन पेयर है ना, बैक वाले लोन पेयर,
वो लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। बताओ मेरे को कैसे दिखने लगेंगे? मुझे गॉसियन फॉर्म में दिखाई देने लगेंगे। दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हो सकता है कभी भी किसी भी साल पूछ लिया जाए हम लोगों से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ये होता है, याद रखना। और इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी भी नॉन पोलर नहीं होता, हमेशा पोलर नेचर रखता है। बिकॉज मोस्ट स्टेबल मोस्ट पॉपुलेटेड कन्फर्मर ये होता है। और कन्फर्मेशन से मैं कैसे जोड़ूंगा आगे जाके डाइपोल मोमेंट को? जैसे मैं वो चीज आपको क्लियर करूंगा, आपके डाइपोल मोमेंट के जो भी हल्के फुल्के डाउट थे ना, वो सब खुल जाएंगे। मतलब वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल पूरी बात समझ में आने लगेगी कि कब किस वक्त मैं यहां कंपाउंड को पोलर क्यों कह रहा हूं, जबकि कम से कम एक ऐसी 3D तो कंपाउंड की है ही जिसके अंदर वो नॉन पोलर होता है, लेकिन मैं फिर भी कंपाउंड को नॉन पोलर ना कह के पोलर कह देता हूं। इसका कारण क्या होता है वो आपको समझ में आएगा जब मैं इसके अंदर आगे जाके गिब्स फ्री एनर्जी और रिलेटिव पॉपुलेशन की बात करूंगा, उसको मैं डाइपोल मोमेंट से जोड़ूंगा, तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपसे कह रहा हूं। ये गॉसियन फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? गॉसियन फॉर्म है। एक छोटा सा मेरा सवाल, एक छोटा सा सवाल आप सभी लोगों के लिए, फटाफट आप रिप्लाई करेंगे और मुझे बताएंगे ये पी गॉसियन है या एम गॉसियन है। बताइए ये पी गॉसियन है या एम गॉसियन है? फटाफट बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। ये पी गॉसियन है या एम गॉसियन है? टेल मी, टेल मी, ये पी गॉसियन है या एम गॉसियन है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। अरे क्या बात है, बड़ी फ्रिक्वेंसी। एक जने का गलत आया है और वो राजकुमार का गलत आया। ये पढ़ता नहीं है भाई राजकुमार, केवल राजकुमार, नाम इतना बढ़िया और आंसर इतना गलत तुम्हारा, है ना? देखो ये फ्रंट वाली ऑक्सीजन, ये फ्रंट वाली ऑक्सीजन और उस पर लगी हाइड्रोजन, और ये बैक वाली हाइड्रोजन। और मैंने कहा था पी और एम, मैं इसको हेलिकल शेप मानते हुए करूंगा यहाँ पर। तो अगर मैं फ्रंट वाली हाइड्रोजन से बैक वाली हाइड्रोजन पे चलता हूं तो ये क्लॉकवाइज अपना चल रहा है मूवमेंट, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? पी गॉसियन। क्लियर? और इसका जो एनेंटियोमर बनेगा वो क्या होगा? एम गॉसियन। ये हमारे को पता है। करेक्ट? ये बात हुई आपके कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड। कार्बन और हेटेरो एटम बॉन्ड के बीच में मैंने कन्फर्मेशनल एनालिसिस आप लोगों से डिस्कस कर ली है। अब मैं आप लोगों से यहाँ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ, बड़े स्पेसिफिक एग्जांपल्स है, बहुत ही स्पेसिफिक। और उन स्पेसिफिक एग्जांपल में से सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, याद रखना, स्पेशल एग्जांपल्स बहुत ही मतलब आएंगे ना, ऐसे के ऐसे आएंगे, ये ध्यान रखना। और इन स्पेशल एग्जांपल्स में से पहला एग्जांपल अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और वो है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कमाल का एग्जांपल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये लीजिए, करेक्ट, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की एक खास बात है। वो खास बात क्या है जरा देखना। इस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की मैं एक बार कंफर्मेशन देखो एक बार शो करता हूं। ये लीजिए, ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? और इस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की मैं आपसे कंफर्मेशन एक बार डिस्कस करता हूं। जरा समझना आप लोग। जब इस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की कंफर्मेशन मैं इस वाले बॉन्ड पर डिस्कस करूंगा, इस वाले बॉन्ड पर आप लोगों से चर्चाएं करूंगा, तो आप क्या देखोगे कि एक पॉसिबिलिटी तो इसकी क्या है कि मैं दोनों हाइड्रोजन्स को एंटी पेरिपेनर पे रख दूं। ये लीजिए H, ये Me, ये Me, ये H और इधर ये Me और ये Me। एक 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का कन्फर्मर तो ये है। एक 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का कन्फर्मर ये है। मैं एक्लिप्स नहीं बना रहा हूं, बनाऊंगा स्टैगर्ड ही। एक्लिप्स क्यों बनाऊंगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का एक कन्फर्मर ये है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर रोटेशन करवा रहा हूं। किसका? फ्रंट तो मैं ऐसे ही रखूंगा, ये H है, ये Me है, ये Me है, और मैं एक बार इस Me को यहां लेके आऊंगा, ये H मेरा यहां चला जाएगा और ये Me मेरे पास यहां आएगा, और मैं एक बार और रोटेशन कराऊंगा यहां। जब मैं एक बार और रोटेशन कराऊंगा तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रंट में बिल्कुल ऐसे ही दिखाऊंगा, ये H है, ये Me है,
ये Me है, लेकिन ये Me यहाँ आ जाएगा, ये Me यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, ये वाली जो दोनों फॉर्म्स हैं, है ना, ये वाली जो दोनों फॉर्म्स है, ये दोनों एक दूसरे की आपको मिरर इमेज नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। ये दोनों मिरर इमेज है और ये एंटी है, तो इसको तो बोला जाता है एंटी फॉर्म, ये लीजिए, और इसको बोला जाता है गॉसे फॉर्म, करेक्ट, और इसको बोला जाता है गॉसे फॉर्म, करेक्ट। अब मैं कहूंगा ये दोनों जो गॉसे हैं ना, इन दोनों गॉसे में फर्क है यार, इन दोनों गॉसे में फर्क है। फर्क क्या है? ये जो गॉसे है, देखो ये फ्रंट से बैक ये अपना एम गॉसे है और ये फ्रंट से बैक ये अपना पी गॉसे है, तो गॉसे में तो फर्क है, एरेंजोमर्स है, वैसे एक ही चीज है, बट हाँ एक पी गॉसे है और एक एम गॉसे है, बट हाँ गॉसे है। अब कमाल की बात क्या है इसकी, वो देखो कि जब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन को स्टडी किया गया और इनके इन कन्फर्मर्स की रिलेटिव पॉपुलेशन को मेजर किया गया, तो ये देखा गया कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में हर टेम्परेचर के अंदर इन सभी की पॉपुलेशन बराबर है, इक्वल है, बराबर है, तीनों की कंफर्मेशन, मतलब ये भी 33% है, ये भी 33% है और ये भी 33% है। एट एनी टेम्परेचर तीनों कंफर्मर इक्वली पॉपुलेटेड मिलते हैं, यानी मैं कह दूं ये तीनों परसेंटेज बराबर होती हैं। ये भी 33% एग्जिस्ट करता है, राइट, एट एनी टेम्परेचर, ये भी 33% एग्जिस्ट करता है एट एनी टेम्परेचर, और ये भी 33% एग्जिस्ट करता है, 33 मतलब 33.33, है ना, राइट, 33.33 मतलब इक्वली पॉपुलेटेड होता है एट एनी टेम्परेचर। क्लियर? सबसे पहले तो कमाल की बात ये है। उससे भी बड़ी कमाल की बात क्या है वो आप देखो, उससे भी बड़ी कमाल की बात ये है कि ये दोनों के गौशे हैं। अब अगर ये दोनों गौशे, ये भी 33% है, ये भी 33% है, दोनों गौशे 33% है, तो मुझे ये बताइए ये गौशे कुल कितनी हो गई? तो आप ये कहोगे टोटल गौशे हो गई 33 प्लस 33 इक्वल्स टू 66%। टोटल गौशे कितनी हो गई? 66%। और बस यहीं से ये कमाल की चीज हमारे को मिल गई कि हमसे कोई कहे कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का मोस्ट पॉपुलेटेड कन्फर्मर कौन सा है, मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर कौन सा है, एंटी है या गौशे है, कौन मोर पॉपुलेटेड है? तो आप कहोगे गौशे कन्फर्मर इज द मोर पॉपुलेटेड। व्हाई? बिकॉज ये 33 और 33 दोनों ही गौशे हैं और जुड़ के कितने हो गए? 66%। तो ज्यादा पॉपुलेशन किसकी आई? गौशे की। यानी कि हम ये कह दें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन के अंदर गौशे कन्फर्मर इज द मोस्ट पॉपुलेटेड। यानी मैं यहां क्या कह सकता हूं? मैं यहां ये कह सकता हूं ना कि दैट मीन्स most populated conformer is Gauche. Gauche is the most populated conformer in the case of the 2,3-dimethyl butane. ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी साल एग्जाम के अंदर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर पढ़ा हुआ है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। देखिए अब जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपको याद करना है ऐसे कि ऐसे, और वो एग्जांपल्स क्या हैं जरा देखेंगे। सेकंड एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल सेकंड एग्जांपल है 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन। क्लियर? और एक एग्जांपल है 3 नंबर, वो क्या है? वो है 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोइथेन। ये लीजिए, इन दोनों के अंदर 1122 1122, राइट, टेट्राब्रोमोइथेन टेट्राक्लोरोइथेन, इन दोनों में ही गॉशे इज मोर स्टेबल देन एंटी। गॉशे की स्टेबिलिटी
एंटी से ज्यादा होती है। क्लियर? याद रखना स्टेबिलिटी, ये याद करने हैं हमारे को केस, क्या क्यों कैसे किस लिए में नहीं उलझना है, ये आपको बिल्कुल ऑन टिप्स रखना है, किसी भी साल टपक जाएगा एग्जाम के अंदर। अब इसके अंदर गॉसे बोल किसको रहा हूं ये भी पता होना चाहिए। अरे इनके अंदर मैं गॉसे इनको बोल रहा हूं, देखो इधर ये है गॉसे, ये लीजिए सारी की सारी हेलोजन तो आप कर दो ऐसे, एक्स 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 एक्स, और यहां आप रखोगे एच, ये है गॉशे। एच के सेंस में गॉशे बोला जा रहा है, और ये गॉशे कौन सा गॉशे है? दिस वन इज द पी गॉशे। बिकॉज पी गॉशे क्यों है? क्योंकि आपको पता है आपको ऐसे चलना है। दिस वन इज द पी गॉशे, और इसकी मिरर इमेज क्या हो गई? एम गॉशे। तो अगर ये हेलोजन ये है तो इसकी गॉशे फॉर्म एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, याद रखना। और चौथा एग्जांपल क्या है? अगर मैं यहां पर क्लोरो की जगह, ब्रोमो की जगह फ्लोरो ले लूं, अगर मैं यहां पर ये बोल दूं 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरो, ये लीजिए 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरो इथेन, ये लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरो इथेन, तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि यहां स्टेबिलिटी आपको एंटी की ज्यादा बतानी है गॉशे से। तो आपने एक चीज देखी, ये बिल्कुल रिवर्स हो गया। जब हमने 1-2 पोजीशन की हेलोजेंस ली थी 1-2, तो क्लोरोब्रोमो वाले केस के अंदर तो एंटी ज्यादा स्टेबल था, गॉशे लेस था, और यहां गॉशे मोर था, एंटी लेस स्टेबल था। और जैसे 4 हेलोजन आई, जस्ट रिवर्स हो गया, यहां गॉशे मोर स्टेबल हो गया और यहां एंटी मोर स्टेबल हो चुका है। क्लियर? ये बात हुई आपके कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें मैंने हर प्रकार का केस आप लोगों से डिस्कस किया है। आज की इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर मैं स्टार्ट करूंगा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, मतलब साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशनल एनालिसिस, उसकी चेयर फॉर्म, उसकी बोर्ड फॉर्म, उसकी हाफ चेयर, उसकी ट्विस्ट बोर्ड, उसके अंदर फ्लिपिंग देखना, उसमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगाना, डाई सब्स्टिट्यूटेड, पॉली सब्स्टिट्यूटेड, उनमें जीआई, उनके अंदर कैरिलिटी, एकाइलिटी, इन सब की चर्चाएं अब हम लोग करेंगे। फिर उसमें गॉशी इंटरेक्शन, फिर उसकी एप्लीकेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन, डाइपोल मोमेंट के साथ उसको जोड़ना, ये सारी बातें मैं आप लोगों से साइक्लिक कंपाउंड्स के कंफर्मेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है? थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।